अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम राना आबिद है और मैं एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट और डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। ठीक है। अच्छा, इसका ना सबसे पहले ना हमें ये देखना है कि आप ना करने क्या आए हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई इस तरह का है जिसका ना पहले BSIT या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड हो? कोई भी ऐसा? कोई भी नहीं है? क्या किया हो? अच्छा, आपने? अच्छा, अभी आगे जाना है। कोई भी नहीं है जिसने BS कंप्यूटर साइंस किया हो? मैट्रिक है सबकी? कोई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो? अच्छा, सारे वो मैट्रिक इंटरमीडिएट वाले हैं। तो ये कोर्स करना क्यों है आपने? कोई मकसद है ना, मतलब सिर्फ ऐड देख के नहीं आना ना, कोई मकसद है ना। ये कोर्स, इस कोर्स का नाम क्या है? ऐप डेवलपमेंट। उससे क्या होगा? अपना एप्लीकेशन बनाएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन होती कितनी तरह की है? जो मतलब बेसिक आपको नॉलेज है सिर्फ वो आप बताएं, फिर ना उस हिसाब से मैं आपको गाइड करता हूँ। आप बताएं एप्लीकेशन जो कितनी तरह की होती है, मतलब टोटल कौन कौन सी? अच्छा, ठीक है। ये इन्होंने नाम बता दिए कि ये 4 तरह की एप्लीकेशंस होती हैं। असल में ना हमारा ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, जो बिगनर हैं या ये यूनिवर्सिटी लेवल का भी है, आप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी अगर बैठा होता है उसको भी ना पता होती है चीज़ें। ठीक है। मैंने MPhil किया हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, और हमें भी यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है। हमारी यूनिवर्सिटी का आप सिलेबस देख लें, जो भी आप उसको कह लें, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये चीज़ें नहीं होती। हम इस कोर्स का नाम क्या है और इसमें पढ़ेंगे क्या क्या और कितनी लैंग्वेजेस हैं। असल में हमें ना जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी, उन्हें पहले से कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस आती होती हैं, लेकिन हमारा ये है कि एक कान इधर से पकड़ लिया अपना ही, एक दूसरे को पकड़ लिया, मतलब उनका आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा होता। हमें ये नहीं पता होता। अब यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ना HTML पढ़ाते हैं, और दूसरे जो सेमेस्टर होगा सेकंड सेमेस्टर में आपको CSS पढ़ा देते हैं। ठीक है। CSS नहीं, सॉरी, C++। अब HTML का और C++ का आपस में कोई कम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि जो C++ लैंग्वेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ होती है, और जो HTML लैंग्वेज है वो एक वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। अब उसके बाद जाके कोई चौथे 5वें सेमेस्टर में जाके फिर आपको पढ़ा रहे होंगे CSS लैंग्वेज। अब HTML और CSS बहुत ज़रूरी होती है एक वेबसाइट बनाने के लिए। अब जब तक ये दोनों, अब जब CSS आप पढ़ोगे तो HTML इतने आपके बिल्कुल ही भूल चुके होंगे ना, क्योंकि आपको 2 साल गुजर जाते हैं। तो हम ना सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पे लैंग्वेजेस दिखाते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं और जो इनको कहते हैं स्टैक, ये एक फील्ड के नाम नहीं है। पहले तो आपको ना फील्ड के नाम बताते हैं कि फील्ड के नाम है क्या क्या। ठीक है। कोई चीज़ हो ना, अगर कोई चीज़ लिखने के लिए नहीं है तो कम से कम आप वो करो कि कोई मोबाइल में कोई व्हाट्सएप ऑन कर लो या नोटपैड ऑन कर लो, कुछ चीज़ ओपन कर लो, ताकि आप ना ये चीज़ें लिख सको, ताकि आपको याद भी हो कि ये चीज़ें हैं क्या बेसिकली ना। अच्छा, सबसे पहले ना एक फील्ड का नाम होता है वेब डेवलपमेंट। ठीक है। जल्दी जल्दी ये बस लिखना है थोड़ा सा याद दहानी के लिए, बाकी ये है कि आपको ये किसी तरह ना यहाँ लिख के शेयर भी कर देंगे, सिर्फ एक रिमाइंडर के लिए अपने पास लिख लेना। एक फील्ड है, इसे हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक फील्ड है, उसे हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये फील्ड के नाम सिर्फ अभी लिखने हैं आपने, अभी इनको समझते हैं कि ये चीज़ें ना बेसिकली है क्या। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तीसरी एक फील्ड है, उसे हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है। वेब डेवलपमेंट स्टार्ट में, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके बाद है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, उसके बाद एक फील्ड का नाम लिखें ब्लॉकचेन। अच्छा, इनका ये बताने का मकसद वो मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये आपने लिखना क्यों है। ठीक है। लिखें ब्लॉकचेन। अच्छा, उसके बाद लिखें IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, लिख लिए हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग। अच्छा, बस 2-3 के बस ये नाम लिख ले, बाकी ना आप समझ लें, अभी छोड़ दें फिलहाल। ठीक है। मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको जो एक ब्रॉड वर्ड में यूज़ होती है ना, सिर्फ आपको ये बताई हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आप नाम सुनते हो, डिजिटल मार्केटिंग है क्या वैसे? कि कोई भी चीज़ है उसको आपने क्या करना है, मार्केट में जाके बेचना होता है। अब वो जो चीज़ है, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी हो सकती है। अब वो डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले आपके पास कोई वेब डेवलपमेंट या कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन, कोई चीज़ होगी तो आप उसकी मार्केटिंग करोगे। ठीक है। सबसे पहले जो फील्ड के अंदर आते हैं ना, यानी डिजिटल मार्केटिंग कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का जो असल मकसद है ना, वो है कि किसी भी बिज़नेस को
डिजिटलाइज करना, यानी उसको टोटल उसको ऑनलाइन लेके आना, ये उसका असल मकसद होता है। अब उसमें सबसे पहला जो रोल होता है ना वो यही है, आप वेबसाइट बनाओ या एप्लीकेशन बनाओ या सॉफ्टवेयर बनाओ, कुछ भी बनाओ, आप पहली चीज़ यही होती है। आपने अक्सर देखा होगा सॉफ्टवेयर के भी ऐड चल रहे होते हैं कि जी फ़लाँ कंपनी के पास एक सॉफ्टवेयर है, अब हमारे पास तकरीबन कोई 25-20 तकरीबन कोई सॉफ्टवेयर पड़े हैं, अगर हमने सेल करने हम क्या चलाएंगे, उसके ऐड चला देंगे। अब जिसको ज़रूरत होगी, अभी मैं एक आ रहा हूँ, एक ये डेरा चौक पे ना एक कंपनी है, टायर्स बेचते हैं, वो उनका सॉफ्टवेयर था, वो डिलीवर करना था। अब उनका क्या बिज़नेस है, ये जो कारों के जो टायर्स होते हैं वो सेल करते हैं। अब उनको सॉफ्टवेयर क्यों नीड है, कोई बताएगा आप में से? एक शॉप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो कारों के टायर्स होते हैं ना वो सेल करते हैं। अब उनको सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है, कोई भी बता दे आप में से, उनको सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है? जी जी जी, हाँ, उसकी जो परचेज़ है, सेल है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर एक बच्चा है, वो कहे जी मैं 10 साल पहले आपके पास से कोर्स करके गया था, मेरी तो अर्निंग नहीं हुई। अब हमारे पास क्या सबूत है कि वो बच्चा हमसे पढ़ के गया था? हम वो फाइलें खोलें, मतलब अगर हमने कोई पे उसका नाम शाम लिखा होगा, अब मुझे एक तो काम ये है कि मुझे उसको फ़ाइल खोलनी पड़ेगी, अब 10 साल पुरानी फ़ाइल मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये काम है कि उस बच्चे का नाम पूछ के अपने सॉफ्टवेयर में आप इंटर करें, 1 सेकंड में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अब उनका साथ क्या हुआ था कि उनका एक स्टोर था, एक जैसे गोदाम कहते हैं, एक गोदाम था और एक था उसकी शॉप। अब उस गोदाम में से ना उनके टायर चोरी हो गए, जो असल जिनको ज़रूरत पड़ी। हमारे यहाँ ना पाकिस्तान में मुझे तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे पाकिस्तान में तो दूर की बात, मुल्तान में ख़ास तौर पे, कराची में तो खैर ये बहुत काम है, मैंने खुद कराची से सीखा है, तो मुल्तान में तो खैर इस चीज़ का आवाम को पता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता। और जो ख़ास तौर पे जो जब मैं ये कोर्स करके वापस आया हूँ, जब हमने कहा ना, मैं भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार कोई पता लगे, कोई सॉफ्टवेयर हाउस ये करवा रहा हो। जब हमने पहली दफ़ा आके यहाँ पे नाम बताया ना, जो कराची से जो लैंग्वेजेस सीख के आए हैं, यहाँ पे उनको नाम ही नहीं पता था कि नाम क्या है ये लैंग्वेजेस का, मतलब करवाना तो दूर की बात है, नाम भी नहीं पता था उनको, ठीक है। तो बाकी ये लैंग्वेजेस होती क्या है, किस तरह काम करती है ना, ये आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो सारी फील्ड है ना, अब बच्चे क्या होते हैं, अब इन सारी फील्ड के ना आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, ठीक है। ये जो बनाने के लिए ना आपको जो सॉफ्टवेयर है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो आप, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आजकल बड़ा सुन रहे होंगे आप, चैट GPT आ गया जी, इमेजेस जनरेट हो जाती हैं। अब वो जो AI है वो इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब AI कैसे बनती है, पहले उसको कोई वेबसाइट बना के देता है, ठीक है। हम जैसे जो डेवलपर्स होते हैं, हम उसको क्या करेंगे, उसको वेबसाइट बना के देंगे, वो उसके अंदर AI इंटीग्रेट करता है, चाहे वो उसका चैट बोर्ड बना ले, चाहे उसके साथ वो कुछ भी मतलब कर सकता है, वो AI इंटीग्रेट उसके अंदर करता है, ठीक है। मतलब पहले उसके लिए भी वेबसाइट बनाना ज़रूरी होती है, फिर उसके अंदर ये एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर AI इंटीग्रेट होती है। तो बाकी हम इस जो कोर्स करेंगे ना, इसके अंदर और भी बड़ी टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं। पहले ना आज का जो डेमो सेशन है, सिर्फ वो यही है कि आपको ना टेक्निकल टर्म्स आप पढ़ें ना पढ़ें वो एक अलग चीज़ है, आपको जो टेक्निकल टर्म्स है ना वो आपको पता हो कि ये चीज़ें ना होती क्या हैं, ठीक है। मैं आपको, अब आपने किसी ने ना वेब डेवलपमेंट करनी हो, अगर उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। पहले तो हम ये देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए होंगी। अब वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट्स बनाना, ठीक है। वेब का मतलब वेबसाइट्स, डेवलपमेंट करना उसकी। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए होंगी, पता है किसी को? नहीं पता, ठीक है। अच्छा, अब वर्डप्रेस का नाम सुना है? तो वेबसाइट तो उससे ही बन जाती है, तो फिर हमें वेब डेवलपमेंट करने की क्या ज़रूरत है? क्लाइंट को किससे मतलब है? क्लाइंट को वेबसाइट से मतलब है ना। क्लाइंट को इसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता क्लाइंट को कि अच्छा एक बिलफर्ज एक जी है, एक शोरूम की वेबसाइट है या कोई क्लीनिंग सर्विस की वेबसाइट है, ये बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आपने पीछे कोडिंग यूज़ किया है, आपने पीछे वर्डप्रेस यूज़ किया है, शॉपिफाई यूज़ किया है, विक्स यूज़ किया है, ये सारी ये है CMS, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इनको, ये सारे CMS है। और इस टाइम दुनिया में तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा CMS है। अब हर CMS कहता है कि जी हमारे पास आ जाओ, हमसे वेबसाइट बनवा लो। तो वेब डेवलपमेंट ख़ास तौर पे जो फील्ड है ना वो यूज़ होती है वेबसाइट्स बनाने के लिए। उसमें ज़्यादातर जो वेबसाइट्स बनती हैं वो सारी CMS के थ्रू ही बनती हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा ये गूगल है, ठीक है, मैंने अभी एक लफ्ज़ यूज़ किया है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू में, कि C++ जो लैंग्वेज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी तरह के होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मतलब इस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे पता लगेगा और होता क्या है? एक मिनट से जी, नहीं वो तो ऑन तो हो गया, शट डाउन भी हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता क्या है, कितनी तरह का होता है, ये इसके बारे में किसी को पता है? हाँ जी, हाँ
और इस टाइम जो मेजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने हैं? लैपटॉप में विंडो यूज़ करते हो, विंडो को ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो बोलते हैं ना, ठीक है। एक विंडो यूज लैपटॉप में, अगर अब इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया कि हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, अब खाली लैपटॉप ले लो उसमें विंडो ना हो चल जाएगा? विंडो के बगैर तो लैपटॉप ही नहीं चलता। अब एक तो हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है? iOS हो गया, मतलब जो एप्पल का जैसे होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। उसके अलावा और नहीं, एंड्रॉयड तो इसी में ही हो जाता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो और चीज़ है, वो मोबाइल के लिए यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपको लैपटॉप चलाने के लिए जो अंदर इसके सिस्टम चाहिए वो कितने होते हैं? एक तो हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब लिनक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़, अब जैसे विंडोज़ है ना, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। उसके अंदर इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, या उसके फ्लेवर्स हैं, या मतलब इसके टाइप्स होती हैं। इसी तरह जो लिनक्स आते हैं उसमें आपने एक सुना है काली लिनक्स, जिसमें हम ज़्यादातर हैकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। और एक है यूबंटू भी होता है, फिडोरा भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तीसरा आ गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हुआवे वालों ने अपना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ चाइना तक की हद तक है, इतना ज़्यादा भी पॉपुलर नहीं है। जो डेवलपमेंट की फील्ड है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़ करना चाहिए वो लिनक्स, ठीक है। विंडोज़ आपके लिए नहीं है, जो खास तौर पे जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूज़ करते हैं ना, उनके लिए विंडोज़ नहीं है। आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यूज़ करना चाहिए। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बनता किस चीज़ से है? C++ एक लैंग्वेज है, ठीक है। C++, ये इन लैंग्वेज से बनता है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब बच्चे आते हैं बाज़ दफ़ा इसी तरह ही हैं, बहुत सारे हमारे पास केस आते हैं, उसको C भी आती है, C++ भी आती है, उसको HTML भी आती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होती हैं, लेकिन उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आपको वो आती हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है इस चीज़ का? क्योंकि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम तो बनाने से रहे, पाकिस्तान की कोई ऐसी एप्लीकेशन का नाम सुना है कि जो कि ग्लोबल लेवल पर चल रही हो? पाकिस्तान के पास ना तो इतने रिसोर्सेज है, अंदर डेवलपर तो दूर की बात है, पाकिस्तान लेवल पे इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप इतनी बड़ी एप्लीकेशन बना सको। तो आपने करना है क्लाइंट्स के लिए काम, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख के आप अपनी एप्लीकेशन ही बनाओगे। अपनी एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन इतने बड़े लेवल पे उसको आप लेके नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पे मसला ही सिर्फ रिसोर्सेज का आता है कि इतनी आप ना तो टीम मैनेज कर सकते हो, ना इतने चीज़ें आप मैनेज करोगे। तो हमने क्लाइंट्स के लिए काम करना होता है। अब मेन जो चीज़ है ना, अब इसके अंदर पढ़ते हैं कि जो चीज़ों के नाम आप ना सुनते हो, ठीक है। वेब डेवलपमेंट कर लिया आपने। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक माउस है। अब माउस की ये जो माउस है कितनी कंपनीज बनाती हैं? बहुत सारी कंपनीज है तो माउस। अब इसी तरह मैंने वेबसाइट बनानी है, तो पीछे मैं चाहे यूज़ जो मर्ज़ी करूँ, अब इसको कहते हैं स्टैक, ठीक है। इसके फील्ड में हम इसको कहते हैं स्टैक। जो सबसे पहला जो स्टैक यूज़ होता था उसे हम कहते थे लैम्प। अब ये शायद नाम सुना भी हो, जैम्प, वैम्प, लैम्प, ये यूज़ होते थे जब आप वर्डप्रेस को लोकल होस्ट में चलाते हो ना। तो ये बहुत पुरानी एक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एक मर्ज स्टैक आ गया, ठीक है। उसके बाद मीन स्टैक आ गया, मतलब ये बहुत सारे स्टैक्स होते हैं। तो ये थोड़ी सी हैं टेक्निकल चीज़ें, लेकिन बिल्कुल मतलब ईजी। अब यह है कि गूगल जो है, ये जैसे आप स्क्रीन खोलते हो ना, सामने आपको गूगल नज़र आता है जब आप गूगल ओपन करते हो। तो ये जो गूगल है इटसेल्फ, ये किस चीज़ में बना हुआ है? विंडोज़ की बात नहीं कर रहा। अब उसके अंदर जो विंडोज़ के अंदर जो गूगल क्रोम है, ये गूगल क्रोम किस चीज़ में बना हुआ है ये पता है? अब ये गूगल है ना। अब अच्छा, किसी भी लैंग्वेज देखनी हो हमने कि यार वो जो चीज़ है वो किस लैंग्वेज में बनी हुई है, कैसे पता करते हैं? आपको पता भी हो ना कि जो लैंग्वेज है, ये वेबसाइट जो है वो किस लैंग्वेज में बनी हुई है। हमारे पास आती है कोई भी वेबसाइट, अगर वो वर्डप्रेस से बनी हुई है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने पहले ये देखना है कि वो वेबसाइट अगर वर्डप्रेस में बनी हुई है, मेरे पास डिज़ाइन आया, मैंने ये चेक करना है कि जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है। अगर वो वर्डप्रेस में नहीं बनी हुई है, हम सेम उस जैसी वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है। क्योंकि CMS की ना लिमिटेशंस होती हैं, कोडिंग में लिमिट नहीं होती। कोडिंग आपके हाथ में, हर चीज़ आप खुद से बना सकते हो। अब ये कैसे पता लगेगा कि जो गूगल है वो किस चीज़ में बना हुआ है कोई तरीका? पता चल जाएगा? नहीं पता लगेगा? कोई तरीका तो होगा ना पता लगे जे। ये चलाएं तो लो भाई, चला दें। अच्छा, इस टाइम आपके सामने ना ये गूगल नज़र आ रहा है सारों को? अब मुझे ये बताओ कि ये सामने लिखा हुआ है गूगल, उसके बाद यहाँ पे एक सर्च बार दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे 4-5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको ना।
अब मैंने ये पता करना है कि ये जो इस टाइम ये जो स्क्रीन सामने नज़र आ रही है ये कौन सी लैंग्वेज में बनी हुई है। हालांकि वो इतनी आसान लैंग्वेज है और दूसरे बच्चे को आती होती है। 9th क्लास का जो बच्चा है ना उसको वो लैंग्वेज आती होती है। और 9th क्लास के ये भी चलो एक वो अच्छी बात है कि 9th क्लास के सिलेबस में ये लैंग्वेज है इस टाइम पे, ठीक है। अब 9th क्लास के जो आपके बहन हैं भाई हैं जो भी, उनकी जाके बुक में देखना कंप्यूटर की, ये लैंग्वेज आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगी। और हम जो मतलब एक मैट्रिक भी कर चुके हैं, हमें बाज़ दफ़ा पता ही नहीं होता कि वो लैंग्वेज कौन सी है। हम क्या करते हैं, ठीक है, हाँ HTML लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब कैसे पता लगता है ये देखें, अब यहाँ किसी भी जगह पे आप माउस को राइट क्लिक करें और ये लिखा होता है व्यू पेज सोर्स, ठीक है। व्यू पेज सोर्स यानी कि ये सोर्स इसका क्या, किस पेज से बना हुआ है। अब जैसे ही हम करते हैं तो इसको मैं यहाँ से जूम इन करता हूँ, ठीक है। तो ये एक लैंग्वेज यहाँ पे नज़र आ रही है, क्या नाम लिखा हुआ है, HTML, ठीक है। तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है और वैसे भी आपको पता हो कि ब्राउज़र की लैंग्वेज कौन सी होती है, HTML, ठीक है। कोई भी ब्राउज़र है वो किससे बना होता है, HTML से। HTML के अलावा मतलब इंटरनेट, ब्राउज़र क्या होता है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपको किसी ब्राउज़र की ज़रूरत होती है और वो जो ब्राउज़र है वो किस पे बना होता है, HTML। अब आप चाहे वेब डेवलपमेंट करो, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा चाहे सॉफ्टवेयर करो, चाहे iOS करो, चाहे मतलब जो मर्ज़ी करो आप, ठीक है। IoT कर लो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करो, कुछ भी करो, जो चीज़ गूगल पे ओपन होनी है आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे कुछ कर सको। पहली लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, HTML। अच्छा ये कोड समझ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ आ रहा, अच्छा 10 मिनट बाद आप खुद पढ़ के बता दोगे ये क्या है, इतनी आसान है ये, मतलब बच्चे को भी आती है। इस टाइम हमारे पास एक लड़का बैठा है, इस टाइम उसकी जो सैलरी जो हम उसको देते हैं ना 1.25 लाख पर मंथ है, और वो 9th क्लास में अभी पढ़ रहा है द एजुकेटर स्कूल के अंदर, ठीक है। वो हमारे पास तकरीबन को साल पहले की बात है, वो आया था, तो वो सिर्फ अपनी बुक के अंदर HTML देख के कि जी HTML ये है क्या ये, और 1.25 लाख पर मंथ उसकी सैलरी मैं पे कर रहा हूँ इस टाइम पे, और वो इस टाइम ऐसे हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर बनाता है कि आपकी सोच है। इतने छोटे बच्चे, ठीक है, ये इतना छोटा बच्चा वो एजुकेटर में इस टाइम पढ़ रहा है 9th क्लास में, ठीक है। अब ये क्या है, सिर्फ एक इसमें मेन जो चीज़ है, आप लोगों का भी कसूर नहीं है, एक घर का माहौल, ठीक है, जो आपका जो इन्वायरमेंट है, और दूसरा जो हमारा इन्वायरमेंट है कि हमें पता ही नहीं है, आपको तो लैंग्वेजेस का नाम भी नहीं पता, ये तो दूर की बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये चीज़ें ना बेसिकली है क्या। अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि हमने इसमें ना पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद फिर हम करते हैं। अच्छा नोटपैड ऑन कर लेते हैं, ये आपको मैं कॉपी पेस्ट करके आपको शेयर कर देंगे आप ना। सबसे पहले इसमें ना हम एक लैंग्वेज करेंगे HTML, थोड़ा जूम इन कर इससे, नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस टाइम एक सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो हम करेंगे HTML, ठीक है। इस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप मतलब होता है कि चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती है, तो कोई भी वेब है उसको बनाने के लिए यूज़ होती है। यानी जब आपका घर बनता है ना, जो वो सीमेंट और ईंटों से सिर्फ जो एक बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का एक ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्रक्चर होगा ना वो खड़ा करेंगे हम वेबसाइट का, ठीक है। अभी आज इसी क्लास में HTML हो सकता है कि कंप्लीट भी हो जाए आपकी, बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो अब इस टाइम जो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो चल रहा है 5, ठीक है। तो हम बेसिक चीज़ें नहीं करते, हमने जो एडवांस चीज़ है वही हम करेंगे। HTML 5 हम इसमें कवर करेंगे, और ये किस लिए यूज़ होती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा दूसरी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, इसके साथ जिसका लिंक भी है, मैं सिर्फ इस कोर्स की बता रहा हूँ, अगर सारी फील्ड बताने लगेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये जो हमने कोर्स करना है इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है और क्या क्या आपने सीखना है, सिर्फ वो बता रहा हूँ मैं आपको। CSS, ठीक है, इसका मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब स्टाइल से ही पता लग गया कि हमने क्या करना है, स्टाइलिंग करनी है, यानी जो चीज़ें इसमें बनी होंगी, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, स्टाइल करना होगा। तो CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका जो इस टाइम लेटेस्ट वर्जन है वो है 3, तो हम लेटेस्ट इसका जो वर्जन है लेटेस्ट 3 ही पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ेंगे हम बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होता है कि जब HTML से स्ट्रक्चर बनाना आ गया और उसके बाद CSS से आपको स्टाइलिंग करनी आ जाएगी, ये 2 लैंग्वेजेस पढ़ के आप दुनिया जान की जो मर्ज़ी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। जो मर्ज़ी वेबसाइट आप जो है ना बना लो, चाहे ओप्पो की है, वीवो की है, कोई आईफोन की वेबसाइट है, जिस तरह का आपका दिल करे ना वेबसाइट्स बना सकते हो। अब वेब डेवलपमेंट तो यहाँ तो कंप्लीट होगी आपकी, ठीक है, वेब डेवलपमेंट वाकई कंप्लीट हो गई है। HTML CSS आप कौन सी वेबसाइट खोलो, अब मैं आपको बताएं कि जी आप कहते हैं जी हम आईफोन की वेबसाइट खोल लेते हैं, ठीक है, ये आईफोन की वेबसाइट हम खोल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा इस वेबसाइट को अब ये गूगल पे चल रही है तो किससे बनी है,
चाहे आईफोन है, उसको छोड़ो आप, बेशक आईफोन है, बेशक जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी भी है तो आईफोन, ये है तो वेबसाइट व्यू पे सोर्स करेंगे, ये किससे बनी हुई है? HTML से। ठीक है, तो HTML और CSS से आप जो मर्जी वेबसाइट बना लो, आपकी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब जो वेबसाइट वर्डप्रेस में आप बनाते हो ना, सेम वेबसाइट HTML CSS में बन जाती है। ठीक है, अब वर्डप्रेस से जो आप वेबसाइट बनाते हो ना, उस वेबसाइट का जो साइज़ होता है, ठीक है, वो होता है तकरीबन कोई 300-400 MB। और सेम वही वेबसाइट अगर आप HTML CSS बनाते हो, उसका साइज़ होता है 10 MB। तो कौन सी वेबसाइट जल्दी लोड होगी? जाहिर सी बात है। ठीक है, तो अब हालांकि बंद और इतनी आसान लैंग्वेज है, अभी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हमने आगे देखना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या होता है? HTML और CSS का एक मिक्सचर है। ठीक है, एक लाइब्रेरी है कि जिसके अंदर हम HTML में ना बटन बनाएंगे, उसका कोई कलर नहीं होगा, CSS में जाके उसको कलर कर देंगे। ठीक है, हम एक HTML में इमेज लगाएंगे, CSS में जाके उसको क्या करेंगे, उसको स्टाइल करेंगे, यानी वो सेंटर में नज़र आए, उसकी विड्थ इतनी हो, उसकी हाइट इतनी हो। बूटस्ट्रैप में ये फ़ायदा हो जाएगा कि अब आपने खुद नहीं बनाना, चीज़ें पड़ी हैं, सिर्फ उठा के वहाँ पे और लगा देनी है, उसका ये फ़ायदा होता है। बूटस्ट्रैप में आपने कुछ भी खुद से नहीं करना होता। क्या होगा, ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या होता है कि पूरी लाइब्रेरी आप बुक वहाँ से उठा के थोड़ी लेके आते हो। बुक सेंटर पे तो जाते हो ना कि बुक लेके और आगे अपने पैसों से। लाइब्रेरी में क्या होता है, आप गए, बुक उठाई, जब आपको ज़रूरत पूरी होगी जाके वापस कराओ। तो लाइब्रेरी का ये फ़ायदा है कि चीज़ पहले से पड़ी होती है वहाँ पे, आपने जस्ट उसको उठाना है और यूज़ करना है बस। जब नहीं चाहिए होगी तो उठा के उसको रिमूव कर दो। तो इसके पढ़ने के बाद, बूटस्ट्रैप पढ़ने के बाद आपको कोई भी चीज़ खुद से बनानी नहीं पड़ती। ठीक है, उसको सिर्फ आपको, हाँ, अब डायरेक्ट जब ये बूटस्ट्रैप लोग करते हैं ना, जब बूटस्ट्रैप पे आते हैं वो कहते हैं सर जी वो HTML CSS तो हमें टाइम ज़ाया हो गया, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। अब उसको अगर कस्टमाइज़ करना पड़ गया, लाजमी थोड़ी है कि आपको बूटस्ट्रैप में हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी और क्लाइंट को भी वही चाहिए। अब अगर यहाँ पे 50 कुर्सियाँ पड़ी है, क्लाइंट कहता है 40 चाहिए, 10 माइनस कहाँ से करोगे? अगर आपको HTML CSS आती ही नहीं है तो फिर 10 माइनस कहाँ से करोगे आप? अगर वो कहे जी मुझे तो बीच वाली कुर्सी हटानी है यहाँ से, और उसके लिए आपको HTML CSS आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए, तो बाकी ये कि काम आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी जो काम आप 4-5 दिन में कर रहे होंगे वो आपका बूटस्ट्रैप से 1 दिन में भी हो जाएगा। सिर्फ यह है कि चेंजेस आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे मेन है, ठीक है, इस पूरे कोर्स की जो एक समझ लो सबसे मेन जो पावरफुल लैंग्वेज है वो है ये जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे मेन है इस पूरे कोर्स को, जिसने ये सीख लेना जावास्क्रिप्ट उसका हो जाएगा। बस यहाँ पे आके ना या तो आप में से आधे गायब हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मेन सबसे लैंग्वेज ही है जावास्क्रिप्ट, जिसको ये आ गई उसके लिए आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये अब जावास्क्रिप्ट सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट। HTML से आप घर बना लोगे, CSS से आप उसको स्टाइल कर लोगे, बड़ा VIP उसमें कलर हो जाएगा, हर चीज़ ओके हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ फंक्शनल नहीं होगी। पंखे लगे सिर्फ नज़र आ रहे होंगे, चलेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो ऑन ऑफ नहीं होगी। इसको कहते हैं फंक्शनैलिटी। क्या कहते हैं? यानी आपकी जो ये जावास्क्रिप्ट है ना, वो आपकी उसके अंदर जान लेके आएगी। ठीक है, जान आ जाएगी, फिर उसमें वेबसाइट में वो परफॉर्म भी कर रही होगी, वो ऑन ऑफ भी हो जाएगी, वो यानी हर तरह की चीज़ें। अब जैसे इस वेबसाइट में हम आए, अब अगर मैं करूँ ना एक्सेसरीज़ पे क्लिक, तो ये क्या हुआ, एक्सेसरीज़ वाला पेज खुल गया। अब ये सारी ये फंक्शनैलिटी है किस्म की ना। ठीक है, अब नीचे आते हैं, अब मैं इसको अगर बाय करना चाह रहा हूँ iPhone 16 के केस को क्लिक करेंगे। अब HTML CSS से आप उसको बाय नहीं कर सकते। ये बाय करने का जो फीचर है ये आपको कौन, अब अगर यहाँ पे कोई डिस्काउंट का फीचर है, ये देखो कलर चेंज करने का फीचर है, ये देखो। तो ये जो फीचर्स हैं, ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये किससे आती है? जावास्क्रिप्ट से आती है, सिंपल। तो हम यहाँ पे करेंगे जावास्क्रिप्ट। अच्छा, उसके बाद 2 चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे जो कि लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है, ये जो अभी तक हमने किया था, इनमें से इन दोनों को कहते हैं हम मार्कअप लैंग्वेजेस। ठीक है, ये मजाक उड़ाते हैं। आप बच्चा अगर कोई कहे ना जी मैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ, कौन सी सीख रहे हो? HTML। तो HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। यानी उससे सिर्फ क्या होता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ कौन सी है? जावास्क्रिप्ट, बस। अच्छा, उसके बाद हम 2 लैंग्वेज नहीं है, 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो हम करेंगे गिटहब। ठीक है, इसके बारे में पता किसी को? हाँ, ठीक है। गिटहब क्या होता है मैं बता देता हूँ जल्दी से। गिटहब ये होता है, अब आपको ना बेसिकली आपके सिस्टम में आपने ना एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाया, जैसा भी मैंने बताया कि जी मैं सॉफ्टवेयर डिलीवर, मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, 5 दिन लगे सॉफ्टवेयर बनाने में। सुबह उठे पता लगा आपकी विंडो क्रैश कर गई, ये आपका लैपटॉप भी डेड हो गया। हार्ड है ना, एक चीज़ टेक्निकल है, वो ख़राब हो जाती है। तो अब वो जो 5 दिन जो काम किया होगा वो किधर जाएगा? ख़त्म हो गया ना सारा। अब लैपटॉप अगर उड़ गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो अब इसका क्या है कि गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोड रखने की जगह है ऑनलाइन। ठीक है, अब कोड रखने की एक जगह ऑनलाइन है। अब ये अब बिलफर्ज
हमारा ऑफिस या मुल्तान में भी है, लाहौर में भी और दुबई में भी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस हमारे रजिस्टर्ड हैं। अब इस टाइम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ जी, गुलगश्त में खड़ा हूँ। अगर मुझे जी एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पास क्लाइंट की कॉल आई हो, कहता है यार मुझे तो अभी चाहिए कोड, ठीक है, जो हमारा सोर्स कोड था, ये जो हमारा कोड जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था उसका जो कोड है वो तो मुझे अभी चाहिए। अब ये मेरा गिटहब प्रोफाइल है, मैं गया इधर, कुछ भी नहीं करना, उसकी जो मैंने सिर्फ यहाँ से जा साइन इन करना है। अलग एक तला भाई का लैपटॉप है, मेरा नहीं है, मैं जस्ट यहाँ से साइन इन करूँगा, उस कोड को डाउनलोड करूँगा और उसको मैं सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे मतलब कहीं पे भी रहते हुए ये टेंशन नहीं है कि मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं है या कोई भी चीज़ है। गिटहब का ये फ़ायदा होगा कि आपको ये सिखाएंगे कि आप अपने कोड को ना ऑनलाइन गिटहब पे कैसे रख सकते हो, ठीक है। ये 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। विद इन 15 मतलब या मैक्सिमम आधा घंटे में बच्चे को समझ आ जाएगी, ये इतना आसान है। उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, एक चीज़ करेंगे हम फायरबेस, ठीक है। अब फायरबेस वैसे तो बहुत बड़ी एक फील्ड है, हम इसके अंदर करेंगे कि चीज़ों को लाइव करना। लाइव से मुराद ये कि अभी तक आप जितना भी काम कर रहे होंगे ना, आपके जो कंप्यूटर है ना उसके अंदर ये होगा। फायरबेस की मदद से हम ये सीखेंगे कि आप उनको लाइव किस तरह कर सकते हो गूगल के अंदर जाके, ठीक है। मतलब उसका ना एक ऐसा लिंक बन जाएगा, जैसे ये तो एक ना मेन डोमेन है apple.com, उसकी एक रैंडम सी डोमेन बनेगी, कुछ भी ABC लिखा होगा वहाँ पे, एक रैंडम सी एक उसकी डोमेन बन जाएगी। तो उसका ये होगा कि आप ना फिर किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखा भी सकते हो गूगल के ऊपर उसको लाइव करके, ठीक है। उसको फिर क्या करोगे, आप उसको किसी को शेयर भी कर सकते हो, वो भी गूगल पे ओपन हो जाएगा। फायरबेस बहुत बड़ी फील्ड है, सिर्फ हम उसके अंदर ये सीखेंगे कि आप उस अपने प्रोजेक्ट को होस्ट किस तरह कर सकते हो। इसके लिए वैसे तो हम होस्टिंग्स भी चाहिए होती हैं, वो पेड हैं, हम फ्री में सीखेंगे फायरबेस में हम लाइव किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक आप इस फील्ड मैंने आपको बताया कि ये जो है ना, यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं समझा दूँ, ये वर्ड याद रखना, HTML CSS के बाद आप स्टैटिक वेबसाइट्स बना सकते हो। जब क्लाइंट आता है हमारे पास, हम उससे जब वो पूछते हैं ना हम वेबसाइट बनवानी है उसने, तो पहला क्वेश्चन आपने करना है कि आपने स्टैटिक बनवानी है या डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब कि जिसमें 2 वे इंटरेक्शन नहीं होती, एक ऐसी वेबसाइट जो कि बनी हुई है और सामने सिर्फ देख सकते हैं उसको हम ना कुछ उससे पूछ सकते हैं, ना उसको हम कोई फॉर्म फिल कर सकते हैं, उस तरह का कोई काम नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि HTML CSS इसमें मतलब कोई चीज़ फंक्शनल नहीं होती। जब जावास्क्रिप्ट आप कर लोगे तो उसके अंदर चीज़ें फंक्शनल हो जाती हैं। तो ये 4 लैंग्वेजेस के बाद आप कोई भी जो एक वेबसाइट है विद फंक्शनल उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें, ये क्या होगी, ये दोनों चीज़ें आपका मतलब एक लेक्चर लगा लो या 1 घंटे के अंदर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद आती हैं मेन चीज़ें जो कि हमने कवर नहीं है। ये वैसे इस कोर्स के लिए ना प्री रेक्विजिट है, ये चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई हैं। मतलब ये जो कोर्स है जिसे हम कहते हैं MERN स्टैक डेवलपमेंट, इस कोर्स का नाम वेब डेवलपमेंट भी नहीं है, इस कोर्स का नाम एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी नहीं है, ठीक है। इस कोर्स का नाम है MERN स्टैक डेवलप, बनेगी ये दोनों चीज़ें उससे, लेकिन कोर्स का नाम MERN स्टैक डेवलपमेंट है। वो क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसमें कुछ पूछना है आप में किसी ने? ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल आसान है ये। अच्छा, उसके बाद जो मेन 2 चीज़ें शुरू होंगी, एक आ जाती है रिएक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, अच्छा जिस बच्चे को जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है, उसको जो ये रिएक्ट है ना, ये मैक्सिमम को 3 से 4 दिन लगेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 3 से 4 दिन के अंदर वो रिएक्ट कवर कर लेगा। अब रिएक्ट क्या है, बेसिकली रिएक्ट यूज़ होता है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। लैपटॉप में किसी ने व्हाट्सएप यूज़ किया है तो वो तो वेबसाइट तो नहीं होती, वो क्या है, अब जो एप्लीकेशन होती है मोबाइल एप्लीकेशन वो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है, और वेबसाइट कहते हैं हम जो गूगल में वो जो ओपन होती है। अब एक चीज़ है, वो एक प्रॉपर फंक्शनल एक सॉफ्टवेयर है ना, एक वेब एप्लीकेशन, उसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। आपने आप चले गए मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे, वहाँ जाके एक ऑप्शन होता है इंटरनेट बैंकिंग, आप उस पर क्लिक करते हो, वो आपसे पूछता है यूज़र नेम पासवर्ड बताओ, ठीक है। तो वो एक उनकी वेब बैंकिंग है, वो एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। वेबसाइट्स होती हैं वो होती हैं स्टैटिक, सिर्फ देखने के लिए, और जो वेब एप्लीकेशन होती हैं वो पूरा एक किस्म का सॉफ्टवेयर होती हैं, ठीक है, पूरा एक बना बनाया सॉफ्टवेयर होती हैं। अच्छा, अब ये हम यहाँ से करते हैं, अच्छा ये कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है, इससे हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन। अब ये एक वेब एप्लीकेशन है। अब वो जो कंपनी है वो जब यहाँ ईमेल अपना पासवर्ड लगाएगी, इसको लॉगिन कर सकती है, यानी जितना भी अपना काम है वो क्या करेंगी, ऑनलाइन यहाँ पे हर चीज़ अपना कर सकती हैं। तो रिएक्ट पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, कि जिसकी इस कोर्स की सबसे जो मेन चीज़ है और सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो वेब एप्लीकेशन ही है, ठीक है। बिल्कुल, जो इस मेन जो चीज़ है वो है वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे कि वेब एप्लीकेशन बनती किस तरह। उससे ये होगा कि जो आजकल जो पुराना रिवाज था ना वो था डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। वो क्या था कि इस लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को अगर मैं लाहौर गया हूँ या कराची गया हूँ तो कैसे यूज़ करूँगा? लैपटॉप तो इधर पड़ा है मेरा, ठीक है। अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती है ना, वो ये होती है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसे कहते हैं? देखो, हम सिस्टम में यूज़ करते हैं कैलकुलेटर, इसको कहते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब ये कैलकुलेटर है, ये किस्म का एक हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं है तो मैं अगर किसी और सिटी में या कंट्री में हूँ तो मैं इस अपने सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करूँगा? और ये तो नहीं होता, ये तो जिस कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करोगे सिर्फ वहीं पे ही चलता है ये, ठीक है। तो मार्केट ना, अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, ये वाला यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। ये बनवाते हैं लोग, अभी भी बनवाते हैं, जो छोटी छोटी जो होती हैं, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, और दूसरा जो गूगल में ऑन होता है उसके लिए नेट की ज़रूरत होती है, तो बनवाते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स अब क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। और इसकी डिमांड ज़्यादा क्यों है वो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम ना यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे आईफोन की है। अच्छा, आपने ना सिर्फ इस जगह पे फोकस करना है, ये इस जगह पे सबसे ऊपर जाए, यहाँ इसका लोगो बना हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेज शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, यानी मैं एयरपोर्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये क्या लोडिंग हो रही है, ठीक है, या लोडिंग हो रही है। अब मैं एंटरटेनमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं सिर्फ एक पेज चेंज कर रहा हूँ, ये पूरी वेबसाइट को रिफ़्रेश क्यों कर रहा है? क्योंकि ये बना हुआ है पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसे आप वेब डेवलपमेंट या जो HTML CSS कहते हो। अब मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ जो कि रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। अब ये इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रिएक्ट पे बनी है उसका क्या बेनिफिट होता है। आप अगर लैपटॉप में यूज़ करते हो ना फेसबुक, ठीक है, तो यूज़ जब आप करते हो ना, तो आप क्या होता है कि फेसबुक कर लो या यूट्यूब कर लो, आप किसी भी वीडियो पे जब आप क्लिक करते हो, जो उसकी साइड बार होती है उसको तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है वो भी समझा। आप इधर गौर करना आपने ऊपर, ठीक है, ये इस जगह पे। अच्छा, मैं कोई पेज चेंज करता हूँ, कुछ फ़र्क पड़ा है? लोडिंग क्यों नहीं हुई? नीचे पेज तो लोड हो भी गया। अच्छा, मैं दूसरा पेज ओपन करता हूँ। अच्छा, ये तो कोई और पेज है, और ये तो हमें कहीं और लेके गया है। इसी वेबसाइट का मैं दूसरा पेज ऑन करता हूँ, ये क्या हुआ? अब मैं हालांकि उस वेबसाइट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो प्रॉपर लोडिंग होती है, फिर उस पेज पे जाके शिफ्ट होती है, फिर नीचे चीज़ें लोड हो रही हैं। अभी जब मैं रिएक्ट की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो कोई रीलोडिंग ही नहीं हो रही, और 1 सेकंड के अंदर ये तो नीचे सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं, ठीक है। ये मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से ना इस चीज़ का स्कोप है। ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये रिएक्ट के अंदर बनी हुई है, ठीक है। और ये कराची का है, मतलब आरिफ अलवी का एक प्रोजेक्ट है, जो सदर थे जब उस टाइम, ये 2016 में बना था, और ये मैंने बनाई हुई है वेबसाइट कंप्लीट, ठीक है। कराची में हम इस सॉफ्टवेयर हाउस में जो काम कर रहे थे, ये उन्हीं का ही प्रोजेक्ट है। ये मुल्तान वगैरह भी शिफ्ट हो रहा है, अभी तो खैर कराची में ही है ये, ठीक। बनाने के कम से कम क्या चार्जेस लेते हैं? इसकी जो सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन बनती है वो तकरीबन $1500 से स्टार्ट होती है, ठीक है, मिनिमम। इससे कम में नहीं होता। एक एप्लीकेशन हो या उसकी वेब एप्लीकेशन हो, मिनिमम इससे कम में तो इसका कोई होता ही नहीं है, सीन ही नहीं होता। अच्छा, ऐसे कोई है आप में से जिसने ना 2013-14 में फेसबुक यूज़ की हो? इतना पुराना बंदा नहीं है कोई भी, ठीक है। अच्छा, आपने यूज़ की हुई है। 2013-14 में जब हम फेसबुक यूज़ करते थे ना, एक टाइम आता था कि आप स्क्रॉल करते करते ना नीचे फेसबुक खुद लिख के देता था कि भाईजान बस मेरे पास मज़ीद पोस्टें नहीं हैं। अभी आप 4-4 घंटे यूज़ करते हो, कभी फेसबुक ने कहा आपको? अब तो नहीं कहता, और ना ही कभी कहेगा। अच्छा, पहले ये होता था कि फेसबुक बाकायदा नोटिफिकेशन आता था कि द सर्वर इज़ डाउन, ठीक है। हम खुद यूज़ करते रहे 2013-14 में। पहले ये होता था कि फेसबुक बाकायदा 2-2 घंटे के लिए डाउन होता था। क्यों होता था? क्योंकि उन्होंने मज़ीद कोई फ़ीचर अपडेट करना है या कोई नया पेज उसके अंदर ऐड करना है। इसीलिए क्या होता था, फेसबुक उसको डाउन करता था, दोबारा से वो नया जो कोड होता था या नया जो फीचर आया वो उसके अंदर इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसको दोबारा से लाइव करते थे, ठीक है। अब वो इतनी बड़ा एक वो सॉफ्टवेयर है, उसको डाउन करना, उसके अंदर चीज़ें अपडेट करना और दोबारा से उसको अप करना, ये तो बड़ा टाइम ज़ाया होता था। अब जिस बंदे का बिज़नेस है, जैसे अब तलब भाई अब कर रहे हैं कि सारा मार्केटिंग का बिज़नेस है, अब इन्होंने ऐड चला रखे हैं, अब 2 घंटे के लिए, और वो 2 घंटे हो भी बड़े इंपॉर्टेंट। अब अगर फेसबुक ही डाउन हो गया तो ऐड किसको नज़र आएगा? या जिसका सारा बिज़नेस ही फेसबुक के ऊपर है वो उसको कैसे नज़र आएगा? अभी 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप थोड़े अर्से पहले भी बंद हुई थी, है सिर्फ 5 मिनट के लिए डाउन हुई थी। अब हम उसको बार बार अनइंस्टॉल कर रही है, फिर इंस्टॉल कर रही है, पता नहीं मेरे मोबाइल में मसला आ गया है। वो क्या होता है कि अब ये जो रिएक्ट का फीचर है ना, मैं हूँ डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस फील्ड का जो पूरा नाम है, मैंने ये वाली चीज़ की हुई है इसके अंदर ना, क्लाउड नेटिव एंड वेब कंप्यूटिंग, ठीक है। क्लाउड नेटिव का कंसेप्ट क्या होता है? पहले जो आप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते थे, PHP, जावा, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी, इनमें क्या होता था, पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। बनाने के बाद हमने सारे का सारा होस्टिंग के ऊपर जाके रख दिया। अब जब चेंज करना है तो पूरे सॉफ्टवेयर को मैं डाउन करूँगा,
डाउन करने के बाद उसको दोबारा से उसमें चीज़ें अपडेट करके फिर अप करूँगा, उसमें लगता था टाइम। अब रिएक्ट के अंदर क्या होता है, एक काम है ना, अच्छा ये देखो जो सिंपल HTML थी ना उसके अंदर ये पूरा पेज एक ही फाइल के अंदर बनता था। अब जो रिएक्ट के अंदर पता है क्या बनेगा, ये जो लोगो है सिर्फ ये लोगो अलग एक फ़ाइल के अंदर बनता है। ये जो आप ऊपर ये जो 5 पेजेस देख रहे हो ये क्या बनेंगे, अलग से एक फ़ाइल के अंदर बनेंगे। ये जो एक सिर्फ ये सामने एक हीरो सेक्शन कहते हैं, ये जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है पूरी ये वाली, ठीक है, ये जो पूरी स्क्रीन है इसे हम कहते हैं वेबसाइट का हीरो सेक्शन। ये हीरो सेक्शन एक अलग उसमें बनेगा फ़ाइल के अंदर। अब अगर मुझे जो मसला आया, मुझे आया सिर्फ इस पेज के अंदर, तो मैं कौन सी फ़ाइल को डाउन करूँगा, सिर्फ जिस पेज में मुझे मसला आया मैं उसकी फ़ाइल को क्या कर दूंगा, डाउन करूंगा, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही अप रहेंगी। ठीक है, मुझे पूरा सॉफ्टवेयर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, जिस फाइल में मसला आया है मैं उस फाइल को सिर्फ डाउन करूंगा, और वो इतना कम टाइम होगा कि पता भी नहीं लगेगा आपको। बाज़ आप फेसबुक पे ना लाइक का बटन प्रेस करो तो ना होता नहीं है, आप कहोगे यार वैसे ही मेरा नेट स्लो होगा, नेट स्लो नहीं होता, बाज़ वो पीछे से अपडेट हो रही होती है, लेकिन वो इतनी माइनर अपडेट करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता चीज़ों का। ठीक है, ये चीज़ें बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि इसका आपको मैं स्कोप बता रहा हूँ कि इसका स्कोप आया क्यों है। एक चीज़ तो पहले चल रही है, अभी एक माउस की कंपनी है पहले से माउस बना रही है, अब आप आगे मार्केट में नया माउस लॉन्च करने जा रहे हो तो कोई उसके अंदर कोई अच्छी फीचर्स दोगे तो तभी तो कोई लेगा, वरना पहले तो माउस सारे ही बेच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसका नया आने का मकसद एक तो इसकी सॉफ्टवेयर की स्मूथनेस। ठीक है, ये जो मैं सॉफ्टवेयर अभी खोला हुआ है ये 6 नंबर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन काउंसिल है। ठीक है, इनका पूरा इनकी 7 ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान में, सारी मेरे अंडर में है। ठीक है, ये उनका लोगो, ये आपको ये सारे पिलर जो नज़र आ रहे हैं ये क्या लगा भी होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ये 6 नंबर के ऊपर ही है। तो अब इनकी जितनी भी ब्रांचेज है, अब पहले ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करते थे, अब क्या है, अब ऑनलाइन है, अब इनकी 10 ब्रांच भी बना लें मसला ही नहीं है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये हर जगह से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, हमने रिएक्ट हमने क्यों करनी है, क्योंकि हमने क्या सीखनी है, वेबसाइट्स नहीं सीखनी। अब आपने ये नहीं कहना किसी को मैं वेबसाइट सीख रहा हूँ, वेबसाइट नहीं बनाते, वेबसाइट बच्चे बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट बच्चों का काम है कि वेबसाइट बनाते हैं वो, तो और वो वर्डप्रेस में ही बनती है। हम वेबसाइट इतना बड़ा वो हमसे कोई आके, अब मुझे 8 साल हो गए काम करते हुए, मुझे आगे कोई यार मेरे लैपटॉप में विंडो तो कर दे, ठीक है, बच्चों वाली बात है ना, अब मुझे आएगा कोई विंडो तो कर दे मुझे, अब यह कोई कह दिया मुझे MS वर्ड सिखा दो। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना किसी को जी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप सीख रहे हो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, आप वो प्रॉपर इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं लेकिन इसका वेब एप्लीकेशन नाम है, तो आप वेब एप्लीकेशन हम सीखेंगे। उसके बाद अगली जो लैंग्वेज हम करेंगे इसमें वो है रिएक्ट नेटिव। अच्छा, ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मैं लैंग्वेज सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये लैंग्वेज नहीं है, ये दोनों लाइब्रेरीज़ हैं। किसकी लाइब्रेरी हैं, जावास्क्रिप्ट की। अब जावास्क्रिप्ट जिसको आती है, रिएक्ट मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम 3 से 4 दिन लगेंगे, और जिसको रिएक्ट आ गई रिएक्ट नेटिव उसको 2 दिन भी नहीं लगेंगे। चीज़ें सेम होंगी, सारी चीज़ें सेम होती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो बंदा 2-3 दिन लगा के, या मैक्सिमम कोई हफ्ता लग जाएगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो मेन जो आपका टाइम लगेगा सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर लगेगा। उसके बाद आपने रिएक्ट कर ली, रिएक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या सीखेंगे रिएक्ट नेटिव के अंदर। ठीक है, अभी भाई बैठे हैं, इनका एक ना क्वेश्चन भी था। अब बच्चा एक उसको आती है बिल फर्जी जावा, उसके अंदर क्या बनती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ठीक है, एक आप सीख लो, स्विफ्ट सीख लो या कोई और लैंग्वेज सीख लो, उसमें बनती है iOS एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता मेरा बजट है $1000। ठीक है, और मुझे दोनों एप्लीकेशन चाहिए, मुझे एंड्रॉयड भी चाहिए, मुझे iOS भी चाहिए। अब आप उसको $1000 के अंदर पहले जावा के अंदर पूरी क्या बना के दोगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, फिर उतनी ही मेहनत, क्योंकि एक अलग लैंग्वेज है ना स्विफ्ट, उतनी लैंग्वेज उस लैंग्वेज में भी आप उसको मेहनत करके दोगे। लेकिन अब ये काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आ गई है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं लिखूंगा एक ही कोड, मैंने बिलफर्ज लिखा हुआ ये कोड, ठीक है, इसको मैं प्ले स्टोर में अपलोड करूंगा तो इससे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन जाएगी, और सेम इसी कोड को मैं जब iOS के उसमें एप्पल स्टोर में अपलोड करूंगा तो उससे iOS एप्लीकेशन बन जाएगी। अब आसान काम कौन सा है कि दोनों एप्लीकेशन अलग अलग बनाना या एक ही कोड यूज़ करना, समझ आई। तो इसीलिए इसकी जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है। अब $1000 क्लाइंट आपको एप्लीकेशन का एंड्रॉयड का दे, 1000 आपको iOS का दे, और मेहनत भी डबल मेहनत होगी ना आपकी, आपको अलग से बनानी पड़ती है, अलग नहीं बनानी है आपने। ठीक है, अब रिएक्ट नेटिव का ये फ़ायदा होगा कि आपने एक ही कोड लिखना है, जो भी आप लिखोगे एक ही कोड लिखोगे, एक कोड लिख के आप दोनों में उसको चला सकते हो। सेम कोड होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होती हैं वो करनी पड़ती हैं, बाकी सेम कोड एंड्रॉयड पे भी चल जाएगा और iOS पे भी चल जाएगा। ठीक है, अब एक क्लाइंट है, अच्छा ये चीज़ क्लाइंट को नहीं पता। ठीक है, जो टेक्निकल क्लाइंट्स हैं उनको तो पता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, आप जब फाइवर पे काम करते हो, ये आप राना आबिद मुख्तार लिखोगे तो मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, फाइवर की भी और अपवर्क की सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी।
अब क्लाइंट आया, मुझे कहता है यार मुझे तो एंड्रॉयड भी चाहिए, iOS भी चाहिए। फिर अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप दो लैंग्वेज से दो अलग अलग बना दो, या आप रिएक्ट नेटिव से बना लो। बजट उससे हम दोनों का ही लेते हैं, ये याद रखना। बजट उससे हम लेंगे $2000, बजट उसे लेंगे भाई मैं आपको एंड्रॉयड भी बना के दूंगा, iOS भी बना के दूंगा। अब क्लाइंट आता है बाद वो कहता है जी मुझे ना एंड्रॉयड ही चाहिए। आप उसको, अब iOS तो आपकी वैसे ही फ्री फंड में बनी हुई है, उसको आप कन्विंस करो कि यार आपको मैं ना iOS भी साथ बना के देता हूँ, ठीक है $1500 आप दे दो, बेशक 2000 बनते हैं लेकिन 1500 दे दो। क्लाइंट को, बहुत सारे क्लाइंट है जिनको अभी तक ये बात पता ही नहीं है कि एक ही कोड से दो एप्लीकेशन बन जाती है। अब ये जो एक फ्रेमवर्क है ये किसने बनाया है, पता है किसी को? ये जो लैंग्वेज है ये किसने बनाई है? ये बनाई हुई है फेसबुक ने, जिसे आजकल जिसका नाम है मेटा, ठीक है। ये लैंग्वेज किसने बनाई हुई है? फेसबुक वालों ने बनाई हुई है। तो फेसबुक इटसेल्फ खुद ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसको कोई मसला नहीं है। मतलब अच्छा मुझे ये बताओ, एक नाम सुना आपने विकीपीडिया का? वेबसाइट है ना, वो पैसे कैसे कमाती है या खिदमत खल्क कर रही है? ऐसे बंदे कम ही है ना खिदमत खल्क वाले। विकीपीडिया एक वेबसाइट है, वेबसाइट से पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उसके ऊपर गूगल एडसेंस अप्रूव करवा लो, ठीक है, उससे एड्स आपकी वेबसाइट पे चलेंगे, अर्निंग होगी। या आप उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो पेड रख दो कि बंदा आए, पैसे भरे, फिर वेबसाइट को एक्सेस करे। ना ही उसके ऊपर ऐड चलते हैं, ना ही उससे हम पैसे देते हैं। तो विकीपीडिया पैसे कैसे कमाता है? और विकीपीडिया पे ट्रैफिक कितनी है? बिलियंस के अंदर है, ठीक है, बिलियंस के अंदर ट्रैफिक है। उसकी 1.2 बिलियन पर मंथ है विकीपीडिया के ऊपर ट्रैफिक है, ठीक है। अब 1.2 बिलियन पर मंथ ट्रैफिक है लेकिन पैसे नहीं कमा रहा, फिर वो क्या कर रहा है? वो ऐड नहीं चला रहा। विकीपीडिया पे ऐड नहीं चलते, नहीं पैसे नहीं लेता हूँ। आप उसके ऊपर जाके अपना बिजनेस अपलोड कर दो, कुछ भी कर दो, 1 रुपया भी नहीं लेता। तो पैसे कैसे कमाता है? उसके पीछे यार कुछ तो रीज़न होगी ना, पैसे यहीं थोड़ी वो बस क्या चीज़? गूगल क्यों? गूगल किसी को पे नहीं करता, गूगल आपको किसी को भी पे नहीं करता, गूगल किसी भी चीज़ का नहीं। वो तो ये है कि अगर कोई बंदा सर्विस दे रहा है वो पैसे लेगा ना, विकीपीडिया तो पैसे नहीं लेगा। अब आप गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे हो, आपने किसी बंदे की गेस्ट पोस्ट लगवानी है तो पैसे वो आपको देगा ना, आप विकीपीडिया को थोड़ी दोगे। उसके लिए तो विकीपीडिया को तो पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो आप अपनी सर्विस बेच रहे हो विकीपीडिया पे। यानी आपके पास एक ट्रिक आ गई कि विकीपीडिया पे ना लिंक लगा कैसे सकते हैं, ठीक है। और विकीपीडिया को जो लिंक होता है बड़ा अथॉरिटी होता है, मतलब बड़ी आपकी वेबसाइट बड़ी अप हो जाती है इससे। तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 1.2 बिलियन जिस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही हो, अगर गूगल एडसेंस से अप्रूव हो ना हो, तो मैं तकरीबन ये कोई $2 लाख $3 लाख पर मंथ कमा सकता है, लेकिन वो कमा ही नहीं रहा। इसी तरह फेसबुक है ना, सारे पागल हैं ये जो है ना, सारे मतलब ये पैसे ही नहीं कमाते, ये हमें जो है ना खिदमत खल कर रहे हैं बैठ के। ये फेसबुक अगर आज पेड कर दें, आप लोगे नहीं लोगे? फेसबुक वाले अगर आज पैसे रख दें कि जी हम तो 50 रुपये पर मंथ लेंगे आपसे, आप लोगे नहीं लोगे? तो फिर अभी तक कर क्यों नहीं रहा वो? आपको फ्री में दे रहा, फ्री में एंजॉय कर रहे हो बैठ के, जी ऐड चला रहे हो, सारा कुछ चला रहे हो। वो ऐड चलाना एक अलग चीज़ है, उसको आप पैसे देते हो, लेकिन यूज़ करने के तो कोई पैसे नहीं है। इसी तरह बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट, ठीक है, एक इमेजेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पिंटरेस्ट है, विकीपीडिया है, ये सारे क्या हैं? ये पैसे ही नहीं लेते हमसे। ये तो वजह आप बताओ, वजह। अब इतने अरसे से आप यूज़ कर रहे हो, आपको वजह नहीं पता कि वो प्लेटफॉर्म, अब मैंने जिस तरह अभी बताया, वजह सिर्फ एक ही है। अच्छा, मैंने आपको सिर्फ कहा है ये लैंग्वेजेस के आपके नाम नहीं पता थे, ठीक है। अब फेसबुक अगर कोई ना रेस्टोरेंट लॉन्च करे, उसके नीचे सिर्फ लिख दे बाय फेसबुक, यानी ये जो रेस्टोरेंट है ये फेसबुक का ने नया बनाया, उनको प्रमोशन की ज़रूरत है? फेसबुक जो कि खुद एक ब्रांड है, उसको प्रमोशन की ज़रूरत है? हर चीज़ मतलब ना पैसे से पैसा नहीं बना रहे लोग। अब विकीपीडिया एक वेबसाइट है, वो पैसा नहीं कमाती, लेकिन विकीपीडिया अपने इस विकीपीडिया के थ्रू 1000 प्रोजेक्ट बना रही है, उसको उसके लिए प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मेन इसका सिर्फ एक कंसर्न है ना, वो सिर्फ ये है, विकीपीडिया टोटल फ्री है, हर चीज़ ओके है, ठीक है। आप जो थोड़ा बहुत जिनको पता है ना ब्लॉगिंग के बारे में, ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो गूगल पे, उसके बाद उसकी एसईओ करते हो, एसईओ करने के बाद उसको आप गूगल एडसेंस अप्रूव करवा के पैसे कमाते हो। सबसे मेन रोल उसमें आता है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, इसे कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। वो किससे बनती है? जब आप किसी वेबसाइट से बैकलिंक लगाते हो, ठीक है, उससे अथॉरिटी बनती है। अब विकीपीडिया मेन एक चला रही है प्लेटफॉर्म विकीपीडिया, इसके अलावा इनके हज़ारों वेबसाइट्स, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों वेबसाइट्स चल रही हैं, और वो अपनी किसी एक वेबसाइट को जब विकीपीडिया से लिंक देते हैं ना,
तो उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी 1 मिनट के अंदर 100 पे चली जाती है। ठीक है, इटसेल्फ खुद नहीं कमा रही। अब मैंने ये आपको बताया कि आपने रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव का नाम नहीं सुना हुआ था, लेकिन आपने किसका नाम सुना हुआ था, तो प्रमोशन तो होगी इनकी ऑटोमेटिक। आपको मतलब माइंड में ना खुद ही ट्रस्ट आ गया आपको कि यार ये तो फेसबुक वालों ने बनाई है, मतलब फेसबुक तो पहले ही बड़ी वैलिड एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसके मुकाबले में इस टाइम एक एप्लीकेशन चल रही है जिसको हम कहते हैं फ्लटर। इसका भी नाम आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। ये किसने बनाई है, गूगल ने। अब ठीक है, अब ये फ्लटर जो है ये गूगल ने बनाई है, और जो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव है ये किसने बनाई है। तो फिर आप फ्लटर क्यों नहीं यूज़ कर रहे, रिएक्ट नेटिव क्यों यूज़ करते हो। अब हमें कैसे पता लगेगा, आप जहाँ पे भी जाते हो, इधर पढ़ रहे हो या जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, कम से कम आपको पता तो हो ना। आप कोई कहे जी, आपको कोई बंदा आ जाए कहते जी फ्लटर सीख लो यार, रिएक्ट नेटिव का तो स्कोप ही नहीं है, कह सकता है ना। क्लाइंट आ जाए आपके पास, अब आपको एक चीज़ बनानी आती है रिएक्ट नेटिव के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिज़ाइन है वो दोनों से सेम बन सकते हैं, चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो, चाहे वो फ्लटर हो, चाहे वो जावा हो, जो मर्जी हो। ठीक है, डिज़ाइन सेम बनेगा सब में। पीछे लैंग्वेज क्या यूज़ हुई है ये किसी किसी को मतलब होता है, जो टेक्निकल क्लाइंट होता है उसको इससे मतलब होता है। अब कोई क्लाइंट है वो कहती है यार फ्लटर को रिएक्ट नेटिव को छोड़ो, फ्लटर में ज़्यादा स्कोप है, फिर क्या करेंगे, उसकी बात मान लेंगे, हाँ सही कह रहा है, मैं तो हम ही लुट गया, मैंने तो गलत लैंग्वेज सीख ली। तो इसका क्या रीज़न क्या है, इसका अब ये कैसे पता लगेगा कि फ्लटर क्यों नहीं कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं। तो फ्लटर भी तो यार बड़ी वैलिड कंपनी ने बनाई है ना, गूगल से बढ़ के थोड़ी है। तो वो भी बड़ी अथॉरिटी कंपनी है। तो फ्लटर में और रिएक्ट नेटिव में क्या मेजर डिफरेंस है कोई पता है कोई। ठीक है, अच्छा फ्लटर से भी वो चीज़ वही बनती है, लेकिन इसका सिर्फ एक डिमांड ये है कि जब आप ये पूरा स्टैक कवर कर रहे होते हैं ना, इसमें कोई वो नहीं है, इसकी भी कम्युनिटी अच्छी है, फ्लटर की भी अच्छी है, वो भी एक अच्छी है। रिएक्ट नेटिव से अच्छे फीचर फ्लटर के अंदर अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूँ तो जी कहूँ फ्लटर फारग है, फारग नहीं है। लेकिन ये माइंड स्टैक सीख के आपको सिर्फ एक ये फ़ायदा होता है कि आप ना वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। और अगर आप सीखते हो सिर्फ फ्लटर, तो उससे क्या होता है कि सिर्फ आप एक मोबाइल एप्लीकेशन ही बना सकते हो। अब इसके अंदर आप वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट्स भी बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो और मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जो पूरा आप एक कोर्स कर रहे होंगे उसके अंदर। और एक फ्लटर है वो एक अलग चीज़ है। आपको अगर रिएक्ट नेटिव आती है तो मैक्सिमम को 2 दिन लगेंगे, फ्लटर आप खुद भी कर सकते हो, सीखने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, इन सारों का जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, कुर्सी है ना, नाम तो कुर्सी है, अब ये इसका डिज़ाइन चेंज है, इसका डिज़ाइन चेंज है तो कुर्सी। ठीक है, तो सिर्फ सिंटैक्स चेंज होता है, बाकी जो चीज़ होती है वो सेम होती है। तो रिएक्ट नेटिव हमने कर ली। यहाँ तक आपकी एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा शायद, फ्रंट एंड एप्लीकेशन या फ्रंट एंड डेवलपमेंट। 2 वर्ड होते हैं, एक होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट, एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट को कहते हैं जो चीज़ सामने नज़र आती है, और बैक एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेटाबेस, यानी वो जो डाटा आप कहीं पे लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो जाके सेव कहाँ पे हो रहा है। तो ये 2 नाम, और ये दोनों जिसको आती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फुल स्टैक। ये कोर्स करके आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, है ना। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो उस बंदे को कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। मिनिमम 5 साल का जिसको एक्सपीरियंस होता है। आती होती हैं, लेकिन आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। पहले आप चीज़ें कम से कम कोई 10-15 सॉफ्टवेयर बनाने आते होंगे, फिर जाके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनते हो। तो ये है कि ठीक है, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें आप इसके अंदर। अच्छा, बैकएंड के लिए हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे नोड.जेएस। ठीक है, ये सिर्फ बैकएंड की एक लैंग्वेज है, एक को लैंग्वेज नहीं कहते, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। ठीक है, लैंग्वेज नहीं है ये। सिर्फ ये क्या करेगा कि आपको अच्छा जो वेबसाइट्स होती है ना, ज़्यादा टेक्निकल चले जाएंगे, थोड़ा सा बस मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो गूगल पे जो वेबसाइट्स होती है ना, वो HTTPS के ऊपर ओपन होती हैं। इसको हम सिंपली कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल यानी रास्ते जो होते हैं ना, उसको हम वो कहते हैं। तो ये HTTPS के ऊपर ओपन होती है। तो जितना भी आपने फ्रंट एंड बनाया होगा, सारा का सारा जो नोड.जेएस है ना, वो आपको बताएगा कि लेके किधर जाना है। ये आपको लेके जाने से हम कहते हैं गेट और पोस्ट। ठीक है, गेट पोस्ट का मतलब है कि चीज़ें लेके जाएगा होस्टिंग तक, फिर वापस लेके आएगा आपके लिए। इंटरनेट काम किस तरह करता है, हम गूगल पे गए, गूगल पे जाके मैंने लिखा लैपटॉप, अब ये क्या होगा, अगर मैं एंटर करूँगा तो क्या होगा, सर्च होगा। अब फिर बाकी आके रिज़ल्ट क्या आएगा, लैपटॉप आ जाएंगे। अब वो लैपटॉप आएंगे किधर से, वेबसाइट तो आएंगे, वो तो लोगों की आएगी ना। तो ये लैपटॉप आएंगे किधर से, किस जगह से आएंगे,
HTTP से। अच्छा ये देखो, लैपटॉप हमने वर्ड लिखा, हम करते हैं इंटर, इसको इंटर करना नहीं कहते, इसको कहते हैं रिक्वेस्ट करना। ठीक है, हमने किसको रिक्वेस्ट की? गूगल को। हमने गूगल को रिक्वेस्ट की कि मुझे लैपटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो गूगल की जो डेटाबेस है, हर वेबसाइट जो आपको सामने नज़र आ रही है ना, एक वेबसाइट है, उसके ना 10 पेजेस हैं, 10 के 10 गूगल के पास हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, गूगल के पास जो चीज़ें इंडेक्स होती हैं गूगल उन्हीं को ही, तो गूगल हम क्या करते हैं, लैपटॉप हमने सर्च किया, हमने की गूगल को रिक्वेस्ट किधर जाती है? सर्वर के पास। और हमारे जो सर्वर हैं वो किधर हैं? ये जो आपको रिज़ल्ट नज़र आया है ये किस जगह से नज़र आया है? गूगल से। गूगल से तो आया, गूगल के सर्वर है ना, गूगल के डेटाबेस बने हुए हैं। तो हमारा जो पाकिस्तानियों का जो एक डेटाबेस आता है वो कहाँ से आता है? कुछ तो बताओ, ये डेटाबेस कहाँ से आता है हमारा? जो मतलब ये जो गूगल के तो बहुत सारे डाटा सेंटर हैं, बहुत सारे डाटा सेंटर जगह जगह पे बने हुए हैं गूगल के, तो हमारा पाकिस्तानियों को जो डाटा आता है वो कहाँ से आता है? जितना दूर जो डाटा सेंटर होगा उतना टाइम लगेगा रिज़ल्ट को आने के लिए। ठीक है, जो हमारा जो आता है वो सिंगापुर में बना हुआ है। ठीक है, जो हमारा जो डाटा सेंटर यानी जो पाकिस्तान का जहाँ से डाटा आता है, अब बाकायदा एक चीज़ आ गई है CDN। ठीक है, CDN, अब उसके ज़रिए क्या होता है? अच्छा, गूगल में आपको पता है कि गूगल में जो लिंक्स होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? कलर नहीं पता? एक बच्चा है हमारे पास, ये ऐसी एक बता रहा हूँ आपको, एक बच्चा है उसने अपनी जी Ctrl+H करके हिस्ट्री डिलीट कर दी कि जी मेरी हिस्ट्री देख के बताओ। अब आप उसको उसकी हिस्ट्री भी देख के बता सकते हो। अब बेशक वो अपनी हिस्ट्री डिलीट कर दे, लेकिन गूगल में हम उसको देख के बता सकते हैं कि आपने फ़लाँ वेबसाइट पर विज़िट किया था या नहीं किया था, ये भी पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? गूगल में 2 तरह के लिंक होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तक मैंने ये अब लैपटॉप लिखा है मैंने पहली दफ़ा इसके ऊपर, हम देख लेते हैं कि तला भाई ने इन वेबसाइट्स में से किसी के ऊपर गए भी हैं या नहीं गए आज तक। गूगल में थोड़ा सा इस पर गौर करना पड़ता है। एक कलर होता है पर्पल, एक होता है ब्लू। ठीक है, एक पर्पल कलर होता है और एक ब्लू कलर की ये होती है। अब ये लिंक है, ठीक है, इस टाइम प्योर ब्लू कलर है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्योर ब्लू कलर की वेबसाइट ये है, लिंक है। अब इसका मतलब कि आज तक इस लैपटॉप पे इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं किया गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब इस वेबसाइट पे हम चले गए हैं। चलो गवर्नमेंट की साइट है वो भी बंद है। अच्छा, हम लैपटॉप पे गए, एक वॉलमार्ट की वेबसाइट है। ठीक है, हमने इस वेबसाइट को यूज़ कर लिया। अच्छा, मैं दोबारा जाता हूँ लैपटॉप के ऊपर। वेबसाइट ही गायब होगी। अब इस वेबसाइट का कलर क्या है? थोड़ा गौर करना पड़ेगा। आप अपने लैपटॉप अपने गूगल में उसमें जाके ना लैपटॉप में देख लेना। ये तो क्योंकि स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आएगा। इसका जो कलर है वो है पर्पल और ऊपर वाले का कलर है ब्लू। ठीक है, अब इससे ये पता लग गया कि मैंने कभी भी ज़िंदगी में किसी वेबसाइट के ऊपर अगर क्लिक किया होगा तो उसका कलर चेंज होकर पर्पल हो जाएगा, हमें पता लग जाता है। अच्छा, अब ये पर्पल कलर गूगल करता क्यों है? जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना आपको चीज़ें सीखने की, आप डेवलपर नहीं बन सकते, ये याद रखना। अब ये पर्पल कलर करता क्यों है गूगल? इसे करने का मकसद क्या है? तो उसे गूगल को पता करके क्या करेगा? यूज़र इंटरेक्शन के लिए। इसका मतलब ये होगा कि जब ये पर्पल कलर हो जाएगा ना, अब इसका ये सीन हो जाएगा कि गूगल को पता लग जाएगा कि इस बंदे का ना इंटरेस्ट इस चीज़ में था। जब फेसबुक पे आप ऐड चलाते हो ना, फेसबुक पे या कहीं पे भी, बाकायदा फेसबुक या गूगल वाले आपको पता क्या कहते हैं कि मैं आपको इतने कस्टमर ला के दूँगा। बाकायदा आजकल वो बता रहे होते हैं कि भाई मैं तो आपको इतने कस्टमर ला के दूँगा। वो इतनी आपको श्योरिटी कहाँ से दे रहे होते हैं? क्योंकि वो ऐड वो उन बंदों को दिखाते हैं जिन्होंने ऐसी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर किया होता है। अब जिस बंदे का इंटरेस्ट ही उन्हीं चीज़ों में था तो वो जाहिर सी बात है उसने तो क्लिक करना है उनको। अब आपने आज तक कभी भी अपने मोबाइल में वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन या कुछ भी सर्च किया होगा, जब यहाँ से ऐड चले हैं तो आपको वो शो हुए होंगे। ठीक है, वो क्यों शो हुए? क्योंकि गूगल के पास डाटा था आपका, गूगल के पास डाटा था, गूगल ने आपको ऐड दिखा दिए। उसको पहले ही पता था कि ये बंदे तो पहले ही वेब डेवलपमेंट सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो ऐड है इनके लिए परफेक्ट है। तो ये सारा आपस में एक लिंक है इन चीज़ों का। एक तो ये, दूसरा इसकी जो मेन रीज़न है वो है कैशे। अच्छा, आप फेसबुक यूज़ करते हो, अपना आप इंटरनेट बंद कर दो,
इंटरनेट बंद करने के बाद फेसबुक आप यूज़ करो, चलती है नहीं चलती? पहले नहीं चलती थी। पहले तो बिल्कुल पहले लिखा आता था ऐसे, क्रॉस बनाता था भाई इंटरनेट आपका अटैच नहीं है। हाँ, बिल्कुल क्लोज रहती थी। और अब क्या है, अब तो चल जाती है। वो क्यों चलती है? कभी अपने मोबाइल के आप फाइल मैनेजर में जाओ ना, तो आपको ऐसे अजीब अजीब किस्म के फोल्डर्स नज़र आते हैं। वो क्या होते हैं? आप पकड़ के सारे डिलीट कर देते हो। उसे क्या कहते हैं? कैशे फोल्डर। कैशे फोल्डर या कुकीज़ भी कह सकते हैं। कैशे फोल्डर का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट पर्पल कलर की जो वेबसाइट है, गूगल उसका जो डाटा है ना, वो आपके मोबाइल के अंदर स्टोर कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप सेम वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपका जो वो डाटा है वो सिंगापुर से नहीं आएगा। किधर से आएगा? आपके मोबाइल के अंदर से या आपके लैपटॉप के अंदर से आता है। ठीक है, तो गूगल का यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए, UI या यूज़र एक्सपीरियंस इसे कहते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए गूगल क्या करता है, उसका कलर चेंज रखता है। उसका ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप विजिट करोगे, वो वेबसाइट कम से कम आपको जो लोडिंग टाइम होगा ना, वो जल्दी आएगा। ठीक है, गूगल को पता लग गया आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो गूगल आपको वो चीज़ दोबारा बहुत जल्दी दिखाएगा। उतना टाइम नहीं लेगा जितना एक नई वेबसाइट लोड होने में टाइम लेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम ये। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गया Node.js। उसके बाद एक लैंग्वेज हम सिर्फ करेंगे, अब या MongoDB करेंगे या हम SQL करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों डेटाबेस हैं। ठीक है, अब ये डेटाबेस हैं दोनों। अब डेटाबेस का मतलब होता है कि सारा डाटा हम सेव किधर जाके करेंगे। ठीक है, जाके मतलब डाटा वहाँ पे सेव होगा, जिसे आपने सुना होगा होस्टिंगर, नेमचीप, ये सारे होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये जो डाटा है ना, सारा का सारा ये हम स्टोर किधर करें। डेवलपमेंट सीख सकते हो या कर भी सकते हो। उसके बाद ये दोनों चीज़ें क्या हैं, गिटहब से क्या होगा, आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन अपने कोड को सेव कर सकते हो। और फायरबेस से क्या होगा, आप अपने वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हो गूगल के अंदर। उसके बाद रिएक्ट से क्या होगा, आप वेब एप्लीकेशंस बनाना सीख सकते हो। वेब एप्लीकेशन का मतलब वेबसाइट्स नहीं है। ठीक है, जो वेब बैंकिंग होती है। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट को एक्सेस करना है, सॉरी, इसको अब मैं करके दिखाता हूँ। मीज़ान बैंक लिखा मैंने। अब मीज़ान बैंक में हम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये मीज़ान बैंक, इसका लॉगिन आ रहा है यहाँ पे ना, ये देखो। अब ये एक वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स में लॉगिन शॉगिन नहीं होता। ये एक वेब एप्लीकेशन है। अब जिसके पास यूज़र नेम पासवर्ड होगा वो इसको एक्सेस करेगा, अंदर जाके वो ट्रांजैक्शन करे, जो भी काम करे। ये एक वेब एप्लीकेशन है। तो हम रिएक्ट से हम वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिएक्ट नेटिव। इससे आप दोनों किस्म की लैंग्वेज सीखोगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी और iOS भी। ठीक है, इसके लिए जो रिएक्ट नेटिव के लिए, यहाँ तक आपका सब कुछ हो जाएगा। रिएक्ट नेटिव के लिए कम से कम आपके पास जो सिस्टम हो 16 GB रैम हो उसकी। ठीक है, और i7 का कौन सा भी मॉडल हो वो चल जाएगा। मिनिमम 16 GB, अच्छा 8 GB वाला भी चल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, रैम जिसकी 8 GB, लेकिन वो हैंग करेगा क्योंकि इसके अंदर हमने चलाना है एमुलेटर। ठीक है, एमुलेटर क्या होता है कि आपको ना वो लैपटॉप के अंदर ही वो एक मोबाइल बना हुआ नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं एमुलेटर। अब इसका भी एक हल निकाल दिया है, जिसके पास नहीं भी है 16 GB, 8 GB वाला भी चल जाएगा। कि अब क्या होता है कि एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है आपके मोबाइल के अंदर। उसमें क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप को मोबाइल से कनेक्ट करते हो, जो कोड आप कर रहे होगे ना, लाइव आपको नज़र आ रही होगी अपने मोबाइल के अंदर। तो इस चीज़ का हल है। ठीक है, तो अगर बेहतर है कि मतलब आप लाजमी नहीं है कि मोबाइल, क्योंकि उसमें ना बैटरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो बड़ी हैवी एप्लीकेशन है, तो बेहतर उसका ये है कि आप यहीं पे करो। 8 GB पे भी चल जाएगा, बाद दफ़ा हैंग करेगा अगर उसका प्रोसेसर अच्छा ना हुआ तो। ठीक है, बाकी 16 GB कम से कम आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो सारी चल जाएंगी, सारी की सारी, बेशक 8 GB हो, बेशक 2 GB हो, सारी चल जाएंगी। ठीक है, ये सारी आपकी कोर्स की वो लैंग्वेजेज़ हैं जो कि हम इसके अंदर आपको करवाएंगे। यहाँ तक किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ जो समझ ना आई हो आपको? सारी समझ आ गई, बड़ी बात है, एक ही क्लास में समझ आ गई। अच्छा, एक चीज़ बस देख लेते हैं, और हम जो ये सारी लैंग्वेजेस के मैंने नाम लिखे हैं ना, इन लैंग्वेजेस को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेजेस। कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेजेस। कर लें कर। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर की ज़ुबान कौन सी है? कंप्यूटर की लैंग्वेज पता है किसी को कौन सी है? कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं पता? अब खुदा खौफ करो यार, मशीन बच्चों को भी बताते हैं वो तो यार, छोटे छोटे। कभी बाइनरी लैंग्वेज का नाम सुना है? 0-1 कहते हैं भाई। कंप्यूटर को 0-1 के अलावा कुछ भी नहीं समझ आता। आप अभी तक भी कंप्यूटर को सिर्फ 0-1 समझ आता है, इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता। अच्छा, कोई चाइनीज़ आ जाए, उसको तो उर्दू नहीं आती और हमें चाइनीज़ नहीं आती, फिर इसका हल क्या है?
अब उसको उसको भी इंग्लिश ना आती है। बहुत सारे चाइनीज़ हैं जो कि नहीं आती होंगी, उनको इंग्लिश नहीं आती होगी। अब एक वो प्योर चाइनीज़ है, एक है उर्दू वाला बंदा। अब इसका हल क्या है फिर? वो दोनों आपस में बात कैसे करें? अब हमारे ये माशाल्लाह जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जाके, कभी देखा आजकल वो जब बैठे होते हैं ना तो वो हेडफोन लगा लेते हैं। अब उसका क्या सीन होता है कि वो बंदा जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपको आपकी मर्ज़ी की लैंग्वेज के अंदर सुन रहा होता है। वो चाहे इंग्लिश में बात कर रहा है, चाहे जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। ठीक है, अब इस केस में हमें चाहिए क्या? उसको चाइनीज़ आती है, हमें उर्दू आती है, तो इसकी बाकायदा जॉब्स है मार्केट में यार, यही नहीं पता भाई। इसकी बाकायदा जॉब्स है। जब सी पैक बन रहा था, आपकी सोच है जितना ज़्यादा, इसका ट्रेंड आ गया था एकदम से। बीच में चाहिए आप जैसा एक बंदा जिसे कहते हैं ट्रांसलेटर, जिसको चाइनीज़ भी आती है और जिसको उर्दू भी आती होगी। अब बाकायदा फिर मार्केट में चाइनीज़ के कोर्सेज़ हो रहे थे। अब एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको चाइनीज़ भी आती है और उर्दू भी आती है। चाइनीज़ उसको अपनी बात बताएगा, वो उर्दू में समझाएगा, फिर हम उसको बताएंगे, वो बता देगा। ठीक है, मतलब ट्रांसलेटर चाहिए। तो कंप्यूटर को कौन सी ज़बान समझ आती है? 01 की, जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। और हम जो ये लैंग्वेजेस कर रहे हैं, ये कौन सी है? तो फिर कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी? बीच में हम क्या करेंगे? ट्रांसलेटर। उस ट्रांसलेटर का नाम है, सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। हम जो यूज़ करेंगे वो है VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड उसे कहते हैं। ठीक है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो कोड कर लें, आप इसके अलावा नोटपैड++ कर लें। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड हम उसके लिए यूज़ करेंगे। गूगल पे जाके हमने सिंपल लिखना है VS कोड डाउनलोड, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब ये काम करता है ट्रांसलेटर का। हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बताएंगे कोड अपना, ये कंप्यूटर को जाके लो लेवल लैंग्वेज में खुद ही समझा देगा कि उसने क्या किया, और गूगल में जाके वो शो भी हो जाएगा कि भाईजान इसने ये बताया था, आप उसको शो करवा दो। अच्छा, एक चीज़ होती है, लैपटॉप है ना, ये जो कीबोर्ड है इसका, इधर से आप कैपिटल A जब आप प्रेस करते हो ना, कैपिटल A, तो कंप्यूटर को क्या समझ आता है? इसको यूनिकोड या डीकोड लैंग्वेजेस जिससे आप कहते हैं ना, तो वो भी कहते हैं इसको। जब आप कंप्यूटर में आप कोई चीज़ करते हो, कोई भी, मतलब अगर आपने कैपिटल A प्रेस किया तो उसका क्या मतलब होता है? नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज तो हो गया। गूगल के पास एक नंबर जाता है। ठीक है, गूगल के पास एक नंबर गया, गूगल को उसने बताया कि 65 प्रेस हुआ है। क्या प्रेस हुआ है? 65 प्रेस हुआ है। ये सारी थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो माइंड आपका कि ये चीज़ें कितना मतलब डेप्थ में, हमने सिर्फ पता हो ये करनी नहीं, हमने तो लैंग्वेज करनी है, जो मैंने आपको लैंग्वेज बताई है हमने ये करना है, लेकिन पता हो आपको। गूगल को जाके बताते हैं कि 65 प्रेस हुआ है। 65, फिर आपने एक नाम सुना होगा, वो HCF LCM होते थे। ठीक है, वो HCF LCM में क्या होता था पता है? बच्चों को पढ़ाते हैं, वो 2 का पहाड़ा 2 का लिखते हैं, उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है 0101 यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो 65 है फिर वो HCF LCM में कन्वर्ट होता है और फिर जाके कंप्यूटर को बताता है कि कैपिटल A प्रेस हुआ है। ठीक है, हमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पता हो आपको। अगर वही स्मॉल A प्रेस हो तो 97 का वर्ड जाता है। ठीक है, अब आप उसे आगे खुद ही लगा लो कि बड़ा A 65 लेके जाता है, फिर छोटा A जो है वो 97 से ऑनवर्ड ऐसे जाता है आगे। इसी तरह अगर कोई नंबर प्रेस होता है 1 2 3, तो गूगल को तो इसकी भी पता नहीं लगता। फिर ये बाकायदा डीकोड होते हैं, डीकोड जाके किसको समझाते हैं? गूगल को समझाते हैं कि ये चीज़ें प्रेस हुई हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक जो सबसे मेन चीज़ ना, क्योंकि हमने आपको हर चीज़ क्लियर करनी है, उसके बाद प्रॉपर को यहाँ पे एडमिशन ले, पढ़े ना पढ़े, बेशक कहीं पे आपको पता हो चीज़ें होती क्या, कि मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा ना, लोग इसीलिए मैं यहाँ पे हमें कहा भी गया था कि जी आप वो अपने सक्सेस स्टोरी दिखाओ बच्चों की, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है। अच्छा, बिलफर्ज आपने किसी बंदे ने आपको दिखाया जी अपना फाइवर अकाउंट, ये देखो जी मैं तो यहाँ पे जी $1 लाख कमा रहा हूँ। अब वो $1 लाख कैसे कमा रहा होता है, किस तरह कमाता है? अब ये मीज़ान बैंक की वेबसाइट है बिलफर्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मीज़ान बैंक इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया हुआ, हम इस वेबसाइट पे चलते हैं। जिस तरह एक आईफोन की वेबसाइट है, अब ये आईफोन की वेबसाइट है ना। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है आईफोन। अब आप क्या करो, इसको इंस्पेक्ट। अच्छा, इंस्पेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, ये जो आईफोन का वर्ड लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ आईफोन। अब मेरा नाम है आबिद, मैं कर देता हूँ आबिद। ओहो, ये तो चेंज हो गया। अब मेरी तो वेबसाइट ही नहीं है, आईफोन वालों की ये वेबसाइट है, तो मैंने अपना नाम कैसे लिख दिया वेबसाइट में? अब मेरी तो वेबसाइट ही नहीं है ना, आईफोन की वेबसाइट है। तो ये देखो ना, और प्रॉपर वेबसाइट चल रही है, ये देखो, और यहाँ पे तो मेरा नाम भी लिखा हुआ आ गया। सब चीज़ें आ जाएंगी, आप जो मर्ज़ी लगा लो। आप यहाँ पे सोर्स फाइल के अंदर जाके हमने क्या किया है,
चेंज कर दिया। अब ज़्यादातर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, ज़्यादातर मार्केट में क्या होता है, ये चीज़ चल रही होती है। आप फाइवर पे गए, स्क्रीनशॉट अपनी उन्होंने जो था वहाँ पे लिखा होगा बिल फर्जी $2000, उसको 20,000 बनाने में टाइम लगेगा? एक मिनट नहीं लगेगा। और हालांकि फाइवर लाइव चल रहा है ना, लाइव जाके आपने उसके अंदर क्या किया है, चेंजेस कर दी। इंस्पेक्ट में जाके अब आप यहाँ से कुछ भी चेंज कर दो, जाके कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है डिज़ाइन टू बी लव्ड। मैं चाहता हूँ यार ये ना आईफोन की वेबसाइट ख़राब कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ जाके आप करो इसको इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके क्लिक किया, ये लिखा हुआ डिज़ाइन टू बी लव्ड। मैं चाहता हूँ यहाँ पे छोड़ो, ये तो XYZ आ गया। मतलब आपने तो पूरी वेबसाइट का नक्शा ही बिगाड़ दिया इसका, ठीक है। ये लेकिन है कब तक? जब तक रिफ़्रेश नहीं होगा, ठीक है। जब तक रिफ़्रेश नहीं होगा तब तक ये चीज़ रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इंस्पेक्ट होता है, आपको वो पिक्चर तो नज़र आ रही होती है, लेकिन पिक्चर क्या होती है कि वो फिर आप खुद समझ जाओ, ठीक है। इंस्पेक्ट करके आप एक दिन के अंदर $20,000 कमाओ। आप एक दिन में 20,000 कमाओ चाहे 30,000 कमाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो के व्हाट्सएप पे लगा के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि वो तो लाइव लग रहा होगा ना, ठीक है। तो ये मतलब ये चीज़ हो जाती है। अब कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि यार नहीं जी वो तो बंदा जी रिफ़्रेश करके दिखा रहा है। अब रिफ़्रेश करके तो नहीं चीज़ें रहती है, अब रिफ़्रेश करके फिर क्या सीन होगा? अच्छा मैं बताऊँगा। अच्छा रिफ़्रेश करके ये देखो क्या होता है। ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, सिंपल एक व्यू पेज सोर्स है। अच्छा मैं यहाँ पे ना खोल लेता हूँ हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है। सुना नाम इसका, हमारी वेब का? पाकिस्तान की एक बड़ी टॉप लीडिंग वेबसाइट है, सबसे बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान की, ठीक है। और ये पर मंथ इस टाइम को 40-45 लाख रुपए कमा रहे हैं सिर्फ गूगल एडसेंस से। अब ये एक वेबसाइट बनी हुई है सामने, ठीक है, बनी हुई है ना। तो मैंने भी ये सेम वेबसाइट बनानी है, लेकिन इंस्पेक्ट करके नहीं बनानी ना, ताकि मैं लोगों को रिफ़्रेश करके भी दिखा सकूं कि मेरे एडसेंस में इतने पैसे हैं, या मेरे मतलब जो अकाउंट में फाइवर में इतने पैसे हैं, मैं उसको रिफ़्रेश भी तो कर सकूँ ना उसको। तो फिर क्या करेंगे अब? पढ़े? ये भी जुगाड़ है, ठीक है, ये भी जुगाड़ है, ठीक है। अब आप करेंगे व्यू पेज सोर्स, ये तो सारा कोड आ गया। Ctrl+A Ctrl+C कॉपी पेस्ट किया, उसके बाद आप आगे, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर होगा लेकिन आपने HTML ऑनलाइन एडिटर, अभी फ़िलहाल के लिए मैं करके दिखा देता हूँ। हम एडिटर के अंदर गए जहाँ पे हम अपनी HTML करेंगे। अच्छा HTML यहाँ पे आपने जाके ना इस चीज़ को ख़त्म किया, सॉफ्टवेयर को रन किया, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं आई, थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा ये, लेकिन ये लो ये वेबसाइट कंप्लीट आ गई। इमेजेस के क्योंकि उनके लिंक लगे हुए थे, इमेजेस चेंज करोगे, ये लो सारी वेबसाइट आ गई आपके। ये तो 1 मिनट में ही बन गई वेबसाइट, ठीक है। फिर करके दिखा देता हूँ सिंपल। अब ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट में बिल फर्दम ये जैसे एक इस्लाम वाला पेज है, इधर चले गए, किसी एक पेज का भी कर सकते हो, वेबसाइट का नहीं, किसी एक पेज का। अब एक इस्लाम वाला जो पेज है हम इधर चले गए, चल यार। अच्छा जैसे एक पेज ही आ रहा है, ठीक है। अब सामने ये डेट शेट लिखी हुई है, सारा कुछ ये देख लो, ऐसे नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब ये इसी का मैंने अगर रेप्लिका बनाना है, मतलब सेम टू सेम बनाना है, हम क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स करना नहीं है। ये कभी पता लगे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके जिस सर ने बताया था, एक जुगाड़ बता रहा हूँ कैसे होता है, कर सकते हो। मतलब ये चीज़ कॉपीराइट आ जाता है बाकायदा आपके खिलाफ ना, गूगल का कॉपीराइट आ जाएगा, वेबसाइट आपकी बंद हो जाती है। लेकिन एक बता रहा हूँ कि अगर आपको इतनी कोई अर्जेंट हो कि यार वेबसाइट शो करवानी है, तो Ctrl+A Ctrl+C कॉपी किया आपने, कोई भी एडिटर ऑन कर लेना HTML का, उसमें जाके वो कोड रखना है और इसको रन कर देना। ये लो, ये तो वही वेबसाइट है, ऐसी ही थी ना। कभी कभार कोई क्लाइंट कह देता है कि ऐसी वेबसाइट सेम बना दो, तो कॉपी पेस्ट करके नहीं बना सकते? कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि उसका कोड है। इसका सिंपल अब तो AI टूल आ गया ना, अब जाके के लिए तो कोई मसला नहीं होता। किसके लिए? ई-कॉमर्स की साइट के लिए। हाँ उसमें तो कुछ भी नहीं होता इसमें, मतलब वो कॉपी नहीं कर सकते आप। कॉपी करके आप ब्लैक बॉक्स AI एक टूल है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स AI जो कि स्पेसिफिकली कोडिंग के लिए बना हुआ है। उस टूल को जाके दे, उसे कहे कि मैंने चीज़ सेम ये बनानी है लेकिन मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको रिफ्रेश करवा के आप दे दें। तो इसमें ना कोड है, अब एक टैग है, इसे कहते हैं फैक्ट है। अब एक टैग है H1, अब हम इसी तरफ ही जा रहे हैं। H1 एक टैग है, वो आप लिखोगे वो भी H1 है, मैं लिखूंगा मेरे लिए भी H1 है, तो उसमें कॉपीराइट आता नहीं है। कॉपीराइट कहाँ पे आता है? जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो ना, तो एक हिडन आईडी होती है, ठीक है, हिडन आईडी होती है। अब आप कोई चीज़ है ना कॉपी किया कहीं से, जाके पेस्ट किया,
आपको पकड़ा जाएगा, वो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन सेम चीज़ आप देख के लिख लोगे, कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि वो जो हिडन आईडी होती है ना वो चली जाती है वहाँ पे, उसके साथ वो नज़र नहीं आती, लेकिन वो हिडन आईडी गूगल में को जाके बता देती है कि ये फ़लाँ वेबसाइट से कॉपी हुआ है। ठीक है, अच्छा हम अब अपना करते हैं HTML स्टार्ट। क्या HTML बेसिकली क्या होती है? अच्छा ये देखो, इसको मैं कोड को रिमूव करता हूँ सारे को। मैं जो पहली लैंग्वेज थी HTML, अब HTML हम देख लेते हैं। जैसे देखो एक वेबसाइट मैंने खोली हुई है सामने, अब ये वेबसाइट का ये देखो लिखा हुआ है टुडे प्रेयर टाइम इन कराची। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? टुडे प्रेयर टाइम इन कराची लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो मैं HTML सीख रहा हूँ मैं भी ये लिखना चाह रहा हूँ। अब पहले तो मैं इधर आता हूँ, अब सिंपल HTML में कुछ भी नहीं होता। HTML जो मार्कअप वेबसाइट है ना, मार्कअप लैंग्वेज है, वो बनती है टैग से। किससे? टैग्स कहते हैं उसको। अब एक टैग होता है, अब ये देखें, अब मैंने लिखा कि एंगुलर ब्रैकेट H1, इसको कहते हैं टैग। ठीक है, क्या कहते हैं? थोड़ा सा जूम इन करता हूँ मैं। इसको क्या कहते हैं? ओपनिंग टैग। क्या? ओपनिंग टैग HTML के अंदर। इसमें जाके मैं लिखूँगा टुडे प्रेयर टाइम इन कराची। अब इसको मैंने क्लोज करना है, सेम उसी तरह एंगुलर H। अब ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में सिर्फ एक फ़र्क होता है इस चीज़ का। ठीक है, इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। एक बैकवर्ड स्लैश होती है, इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ताकि कोई डिफरेंस तो हो ना उसमें। अब इसको मैं करता हूँ रन, ये लिखा आ गया। समझ आ गई? एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। उसके बीच में जो भी चीज़ आप लिखोगे वो चीज़ उसे कहते हैं कंटेंट। अब मैंने कंटेंट क्या लिखा है? टुडे टाइम या टेक्स्ट कह दो। अब इसी तरह एक दूसरी हम बनाते हैं, उसे हम कहते हैं H2। अच्छा, अब इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, H2 H1। और टोटल HTML के अंदर कितनी हेडिंग्स होती हैं? 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। अब अगर मैं, अब इनमें फ़र्क क्या आ रहा है? अब H1 और H2 में क्या फ़र्क आया? सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। H1 सबसे बड़ा है, H2 से छोटा है, H3 उससे छोटा। अब इसी तरह अगर मैं H6 लिखूँगा H, तो वो उसका साइज जो होगा वो सबसे छोटा हो। दिस इज़ स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब H6 लिखूँगा तो उसका साइज। तो टोटल कितनी किस्म की हेडिंग होती हैं? 6 किस्म की हेडिंग। ये हमने हेडिंग देख ली। अगर इसी तरह HTML में आपको बिलफर्ज कहीं पे लिस्ट बनानी पड़ जाए तो आप यहाँ पे एक टैग यूज़ करोगे लिस्ट का। अच्छा, ये बिल्कुल ह्यूमन के जो वर्ड्स होते हैं ना, जो नेचुरल हमारे वर्ड होते हैं, HTML उसके ऊपर बनी हुई है। लिस्ट को लिस्ट बोलते हैं, LI कह देंगे। इमेज का इमेज टैग यूज़ होगा, टेबल के लिए टेबल का टैग यूज़ होगा। मतलब ये बिल्कुल हमारे वो है कि जो कि हम आम तौर पर यूज़ करते हैं वही टैग्स होते हैं। अब LI लिखा, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, बिलफर्ज लिस्ट बन गई। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप यहाँ पे बनाओगे उसी टाइम वो क्या होगा? बन के सामने आ जाएगा। तो ये एक HTML है। इसमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, एक ओपनिंग टैग है और एक क्या है? क्लोजिंग टैग है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये है HTML। CSS क्या होगी? हम यहाँ करेंगे स्टाइल। अच्छा, अब ये देखो, अभी कुछ भी नहीं होगा इससे। अब CSS क्या है? ये CSS अब लिख रहा हूँ मैं कहता हूँ कि यार जो एक H1 है मेरे पास, अब मैंने इसकी ब्रैकेट लगाई। ये इस ब्रैकेट्स का जो काम है ना, इसको कहते हैं सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का चेंज ये सिर्फ होता है सिंटैक्स। किसी में करली ब्रैकेट लगेगी, किसी में हो सकता है कि कोई और ब्रैकेट लग जाए, सिर्फ ये चेंज होता है, बाकी कंसेप्ट सारे सेम होंगे। आज इसमें जाके मैं कहता हूँ कि यार मैंने एक बनाया था H1, उसका ना कलर है वो आप कर दो रेड। ठीक है, CSS में। अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार उसको ना उसका जो फॉन्ट साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा है, उसको ना थोड़ा सा, अब जो फॉन्ट साइज़ H1 का होता है वो 32 पिक्सल होता है, मैं कहता हूँ उसको 50 पिक्सल कर दो आप। ये क्या है? CSS। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ कि एक मैंने ना H2 बनाया हुआ है, H2 है। इसमें मैं चाहता हूँ कि जो कि टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ है ना उसको ना वो सेंटर में नज़र आए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। समझ आ रही है? अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार ये इसके पीछे ना एक बैकग्राउंड हेडिंग आ जाए, ओ सॉरी कलर आ जाए। बैकग्राउंड पे जैसे कलर होता है, अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लैक।
ठीक है। अब वो उसका कलर क्या हो गया, अब मैं कहता हूँ यार वो तो नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक था। अब मैं कहता हूँ जो उसका जो टेक्स्ट का कलर है ना उसको हम कहते हैं सिंपल कलर। जो टेक्स्ट का कलर है मैं वो कहता हूँ यार उसको वाइट कर दो आप। ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, HTML CSS कोई भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखो आप आपके सामने ये कर रहे हैं ये, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जितने भी वर्ड है ना जो टुडे इज़ ट्यूसडे लिखा हुआ है ये सारे ना कैपिटल वर्ड में हो जाए, स्मॉल वर्ड में मुझे नहीं चाहिए सारे के सारे। अब एक तो ऑप्शन ये है कि मैं ना इधर जाके ना सारे कैपिटल वर्ड में लिख दूँ, यही काम हम CSS से कर सकते हैं। मैं जाके इसको सिर्फ एक कमांड दूंगा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, क्या हुआ, तो सारे बड़े वर्ड में हो गए, ठीक है। सारे के सारे क्या हो गए हैं, कैपिटल वर्ड्स में हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह आपने वो अक्सर न्यूज़ वाले जो चैनल्स होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वो नीचे एक पट्टी चल रही होती है और वो चलती रहती है वो, ठीक है। वो अब HTML के अंदर हम कैसे बना सकते हैं, वो HTML में गए, यहाँ पे एक टैग होता है उसके लिए MARQUE मार्की, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ भी बिलफर्ज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ऐसे ही। अच्छा उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंड में क्या लगा दूँगा, क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब मैं एंड में लगा देता हूँ क्लोजिंग टैग MARQUE। ये पट्टी चलने लगी। अब इसी पट्टी को अगर आपने खूबसूरत करना है क्या करेंगे, CSS में चले जाओ। CSS में जाके क्या करो, इसको इसी टैग का ही नाम देंगे ना, वहाँ जाके भी इसी टैग का नाम देंगे। हम कहते हैं यार ये जो मैंने एक जो टैग बनाया था ना उसका क्या करो, उसका जो है ना, अब ये वाला नीचे वाला लगा देता हूँ फ़िलहाल मैं ना, बैकग्राउंड कलर और ये वाला मैं कहता हूँ उसका ये दोनों कर दो आप ना। समझ आ रही है, ये बिल्कुल इजी है। ये आपकी अब ये प्रॉपर एक वेबसाइट्स बनने की शुरू हो रही है, देखो जैसे ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये जैसे एक बटन नज़र आ रहा है आपका, उसके ऊपर लिखा हुआ ऑडियो। अब ये बटन किस तरह बनता है HTML के अंदर, अब ये देख लेते हैं। सिंपल आप गए HTML के अंदर, क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ बटन, तो फिर ये बटन ही है, BUTTON बटन। इसके ऊपर लिखा था ऑडियो, ऑडियो लिख के और बटन को हम कर देते हैं क्लोज, तो बटन हमारा आ गया, ये आ गया बटन, ठीक है। ये बटन आ गया, समझ आ गई है। ये सारी चीज़ें होती है, ये प्रॉपर पढ़ेंगे। ये तो अभी सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि HTML बेसिकली ये होती है HTML, ठीक है। ये मतलब आप इससे बना भी सकते हो। उसके बाद इससे क्या होगा, इससे सिर्फ हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो ब्लैक एंड वाइट बन रहा था HTML का, जब तक मैंने CSS नहीं लगाई थी। पिक्चर भी लग जाती है, पिक्चर मैं एक लगा के दिखा देता हूँ आपको। पिक्चर के लिए यूज़ होता है IMG का टैग, ठीक है। अब कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि अपना काम खुद नहीं कर सकते, उनको एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है काम करने के लिए। अब इमेज का एक वाइट टैग है, इमेज है, और भी बहुत सारे टैग हैं, वो अपना काम ना खुद नहीं कर सकते, ठीक है। अब उनके लिए चाहिए होता है उसको कोई एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट इसके अंदर होता है सोर्स, SRC, ठीक है, SRC होता है। और ये एक आ गया। अच्छा अब इसके अंदर इमेज लगाएंगे कैसे, वो तो ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करके फिर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ऑनलाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको। हम इधर गए, इसको मैंने किया यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, क्योंकि मैं लाइव लगाना चाह रहा हूँ इसको ना। कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, हम यहाँ चले गए और सोर्स में जाके मैंने लगा दी इमेज, ठीक है। वहाँ तो हम डाउनलोड करके लगाएंगे ना, यहाँ पे सिंपल है कि मैंने कॉपी इमेज एड्रेस करके उसको लगा दिया। अब इमेज की हाइट वेट छोटी करनी है वो CSS में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कोई लिंक लगाना, जैसे पेजेस बनते हैं ना, जैसे इस वेबसाइट में देखें ऊपर पेजेस आ रहे थे, यानी ये लिंक है। अब मैं शॉप आईफोन पे क्लिक करता हूँ तो किधर चला जाऊँगा, आईफोन की वेबसाइट पे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये वेबसाइट जाके बाय वाले पे चली गई। अब मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे भी सेम यही चीज़ हो। अब क्या करेंगे, इसका लिंक कॉपी कर लो ऊपर से और अपने इसमें सॉफ्टवेयर में आ जाओ। यहाँ जाके आपने सिर्फ एक काम करना है। अब जो लिंक बनाने के लिए टैग यूज़ होता है A का टैग, अब इसमें हम यूज़ करेंगे HREF, लिंक लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा बाय आईफोन और यहाँ पे हम इसको A को क्लोज़ कर देते हैं। अब क्या हुआ, ये देखो बाय आईफोन का लिंक आ गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, क्योंकि वो लिंक काम नहीं कर रहा ना अभी, क्योंकि इसके अंदर लिंक काम कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर खड़े हैं इस टाइम ना। वैसे वो लिंक चला गया अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है। तो ये लिंक लग गया, देखो लिंक ऐसे ही होता है ना, अभी हमने देखा भी था कि इसके ऊपर लिंक आ रहा होता है। क्लियर हो गया। तो ये HTML CSS होती है कि जो अभी हम कर रहे हैं।
सारी चीज़ें यही होंगी। मतलब ये आपको टेक्स्ट अलाइन करना, सेंटर में कैसे करना है, कलर कैसे चेंज होना है, इमेज कैसे लगती है, फिर सारी चीज़ें जब लगाना सीख लेंगे, टेबल बनाना सीख लिया, टेबल भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल छोटा सा मैं बना के बस दिखा देता हूँ। अब एक टेबल बनाना है, टेबल के लिए क्या यूज़ होगा, टेबल का टैग। ठीक है, टेबल के लिए टेबल का टैग यूज़ होगा और टेबल को हम क्या करेंगे, क्लोज़ भी करेंगे। अच्छा, अब टेबल के अंदर क्या चीज़ होती हैं, दो चीज़ें होती है टेबल को में अंदर, एक होती है रो, एक होती है कॉलम। ठीक है, एक रोज़ होती हैं और दूसरा क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। तो रोज़ और कॉलम के लिए क्या यूज़ करते हैं, TR, टेबल, रो। ठीक है, अब एक रो के अंदर बिलफर्ज मैं बना लेता हूँ। अब एक रो के अंदर ज़्यादा कॉलम्स आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक TD बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी नेम। अच्छा जी, बस एक वैसे ही बना के दिखा देता हूँ आपको। और टेबल में जाके, क्योंकि ये खाली टेबल आपको ऐसे लग रहा है, एक मिनट। अच्छा, अभी आपको इस तरह नजर आएगा, देखो ये टेबल नहीं है। ठीक है, जब तक CSS नहीं पढ़ोगे इसको हम स्टाइल नहीं कर सकते। अब मैं टेबल को फ़िलहाल थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ। हम जाके सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं इसको, बॉर्डर इज़ इक्वल टू, अब प्रॉपर टेबल बन गया है। अभी तो सिर्फ टेबल बनाया, अब इसमें CSS भी मतलब कलर्स भी कर सकते हो आप, इसमें सारी चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, समझ आ गई है। ये HTML CSS थोड़ा सा सिर्फ ओवरव्यू दिया, बाकी प्रॉपर इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए हम बुक यूज़ करेंगे, बाकायदा आपको आउटलाइन देंगे, इसके लिए बुक्स यूज़ होंगी आपकी ना, HTML CSS के लिए भी, जावास्क्रिप्ट के लिए भी। वैसे जो असल तरीका है, जो ऑफिशियल है, वो यही है कि आप उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको फॉलो करो। जो भी लैंग्वेज आती है आपने कहीं से नहीं सीखनी होती आपने। अब रिएक्ट जब हम सीखेंगे, हम उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। रिएक्ट की प्रॉपर वेबसाइट है, जितने भी कंसेप्ट है यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम करेंगे लर्न रिएक्ट, ये जितने भी कंसेप्ट है सारे यहाँ से पढ़ते जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई बुक तो बंदों ने लिखी होती है ना, हमने जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको फॉलो करना होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ ये क्या है, आपको तो कोडिंग पढ़नी आ गई है, यही था ना। अब आप कोई भी वेबसाइट खोल के अब आप आराम से पढ़ सकते हो। ये वेबसाइट है, व्यू पेज सोर्स करो, ये क्या है, एक टैग है ना। असल बस चीज़ आपने करनी है कि ये एक टैग है। किसका टैग है, HTML का। ये हेड का टैग है, नीचे आते हैं ये स्क्रिप्ट का टैग आ गया, और ये इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट। ठीक है, ये इसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे एक इनपुट का टैग है, ये डिव का टैग है। ये अब ये सारे आपको देखो यहाँ पे टैग्स, LI का टैग है, देखो मैंने अभी लिख के दिखाया। अब ये तो सारी की सारी ये देख लो अब आपके सामने, ये LI का टैग आ गया, A का टैग आ गया। ठीक है, अब ये सारे बेसिकली आपको पता लग गया कि ये सारे क्या हैं, टैग्स हैं। ठीक है, ये देखने में इतना लग रहा है लेकिन ये कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं। मैं आपको बताया बूटस्ट्रैप से ये चीज़ कॉपी पेस्ट होती है, बनी बनाई होती है। सिर्फ आपने क्या करना होता है, कॉपी किया और अपने वेबसाइट में आके उसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गई है। कोई चीज़ पूछनी है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं किसी का, कोई चीज़ समझ ना आई हो इसके अंदर, या कोई चीज़ इसके अलावा कुछ पूछनी हो तो। ओके है की तलब है। ये तो लैंग्वेज का हो गया सर, इसके बेनिफिट्स और मोटिवेशन चीज़ें, आउटपुट क्या मिलेगी, अर्निंग, सारा कुछ उसके बारे में ब्रीफिंग करते हैं आप। ये तो हो गया, चले ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, सारा क्लियर हो गया। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी आपने ना बनाना तो सीख ली। अब ये काम कहाँ से मिलेगा, असल तो काम करना है ना, तो ये काम कहाँ से मिलेगा। काम तो मार्केट में खैर इसका वैसे भी ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जब भी, हाँ कर दें बस, या एक प्लेटफॉर्म दिखा दें बस, यहाँ पे फाइवर है। फाइवर का पता है आपको। ठीक है, फाइवर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ही फाइवर है। अच्छा, फाइवर पे हम आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आप जो भी फील्ड का नाम है। किसी बंदे ने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, किसी बंदे ने आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो आगे फाइवर पे क्या लिखेगा, रिएक्ट डेवलपर, यही लिखेगा ना। उसने सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो क्या लिखेगा आगे। अच्छा, मुझे तो जो भी मिलता है ना, मेरे तकरीब अपने 7 अकाउंट है फाइवर के। ठीक है, और मेरे ऐसे ऐसे दोस्त भी हैं 300-300 फाइवर अकाउंट है उनके। ठीक है, मैं कैसे मैनेज करते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन 300-300 फाइवर, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिथम है कि एक अकाउंट को वो ज़्यादा से रैंक नहीं करता। डी रैंक हो जाएगा, फिर 360 का एंगल होता है, वो एक आएगा फिर घूम के चला जाएगा, फिर रैंक हो जाएगा, फिर वो डी रैंक, मतलब इस तरह चलता रहता है इनका सिस्टम ना। तो आपके पास कम से कम 3-4 फाइवर अकाउंट हो, फिर आप यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसका ये होगा कि एक अकाउंट डी रैंक हो गया, दूसरा आपका अप हो जाता है। तो अब इसमें यह है कि फाइवर पे लोग जो अक्सर कहते हैं कि फाइवर पे तो यार कंपटीशन ही बहुत है, यहाँ तो काम ही नहीं मिलता, तो वो क्या सीन होता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना।
कैसे पता लगता है कंपटीशन है? सामने पेज आ जाता है, पेज आ जाता है सामने, उस पर क्या लिखा होता है कि कंपटीशन बहुत है यहाँ तो बहुत ही यानी कि बहुत सारे लोग इनके आए हुए थे, काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये कैसे पता है कि वो जितनी, अच्छा ये जो सामने आती है ना उनको हम कहते हैं गिग्स, फाइवर पे गिग्स बनाते हैं ना। अच्छा, एक फाइवर पे अगर गिग आ गई, बिल्कुल एक पूरा एक लेक्चर होगा इसके, हम फ्रीलांसिंग पे आपको देंगे, अभी तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, फाइवर पे आपने कोई चीज़ लिखी जी वर्डप्रेस डेवलपर या रिएक्ट नेटिव डेवलपर, ठीक है। अब मुझे फाइवर छोड़े हुए मेरे ख्याल कोई 2 साल होने वाले हैं, अभी मेरे पास भी लॉगिन है, लेकिन अब जवाब दे हेलो करके बस क्लाइंट को भगा देते हैं। क्यों? टाइम नहीं है ना, ये हमारे पास डेवलपर है, मज़ीद काम। अभी इस टाइम भी तकरीबन 53 डेवलपर्स हैं जो मेरी टीम में काम कर रहे हैं, और मज़ीद हमें 15-20 अभी भी चाहिए जो वैकेंसी अवेलेबल है आपकी फील्ड में ना। इससे बड़ी मोटिवेशन और इससे बड़ा स्कोप मैं बस ये इतना बता दूं आपको, आपका कोई कज़न हो, कोई भाई बहन कुछ भी हो, वो अगर कहे ना यार मुझे तो सारा आता है काम नहीं मिलता, आप मेरे पास भेजें, हम उसको जॉब दे देंगे, ठीक है। मतलब अभी इस टाइम 15 से 20 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, जो कि हम इंटरव्यू कर करके थक गए हैं, बंदा नहीं मिलता। बंदा क्यों नहीं मिलता? बंदे को कोडिंग ही नहीं आती। आती है, लिख के आएगा वो अपनी CV के, मुझे 1000 लैंग्वेज आती हैं, आती उनमें से एक भी नहीं होती उसको, ठीक है। मतलब इस टाइम पे बस ये आप देख लो कि जो बंदा ये कह रहा है कि मुझे कोडिंग आती है और मुझे काम नहीं मिल रहा, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है इस टाइम मार्केट में। इस टाइम पे मुल्तान में ना, मेरे पास ये 9 नंबर के पास ही ना, ये ईदगाह जो है, ईदगाह के साथ एक नया सॉफ्टवेयर हाउस खुला है, कल मुझे उसकी कॉल आई है। वो कहता है कि आबिद भाई कम से कम 25 लड़के चाहिए हमें रिएक्ट नेटिव के। अब आगे से ना, अब हमारे दोस्त यार है सॉफ्टवेयर हाउस है, वो भी हमें कॉल करते हैं यार बंदे चाहिए। अब उनको कहते हैं कि बंदा नहीं है, वो कहते हैं यार फिल्म चला रहे हो आप ना, आप तो मतलब ये चीज़ें पढ़ाते हो, आपको तो पता है कि आपके पास बंदे होंगे, आप जानबूझ के नहीं दे रहे। क्योंकि जानबूझ के क्यों नहीं दे रहे भाई? हम क्यों नहीं देंगे? बंदा ही नहीं है पीछे मार्केट में, ठीक है। मुल्तान में आप जाके, ये आउटलाइन है, ये आप किसी को भी दिखा के उससे कहना है कि मैंने ना ये पढ़ना है, ठीक है। पहली बात है पढ़ाएंगे ही नहीं, पढ़ाएंगे क्या? उनको खुद नहीं आती। आप ये वाली आउटलाइन कहीं पे भी चले जाओ, नहीं करवाते। रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव की जो फील्ड है इस टाइम फुल लेटेस्ट है, पाकिस्तान में इसको कोई जानता नहीं है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। वो सारा मैंने आपको बता दिया कि उसका जो स्कोप है वो आप दिखाते किस तरह क्लाइंट को, कि उसकी स्मूथनेस है, वो रीलोडिंग का टाइम नहीं होता उसका, एक बार चीज़ लोड हो जाती है उसके बाद वो ओके है। बाकी फाइवर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ, इन चीज़ों पे जाके आप उसका स्कोप खुद देख सकते हो कि एक PHP डेवलपर को कितनी मिलती है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, वो है कि मैं आपको इस तरह यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊं, वो और चीज़ है। आप जाके खुद रिसर्च करो फाइवर पे, अपवर्क पे, आप जो जॉब्स आई हुई हैं मार्केट में, ख़ास तौर पे लिंक्डइन पे जाके सर्च करो कि एक रिएक्ट डेवलपर जो एक बिगिनर लेवल का है उसको कितनी सैलरी मिलती है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि एक रिएक्ट के डेवलपर को बिगिनर्स कितनी सैलरी मिलती है, या एक PHP के डेवलपर को कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव है, आप फाइवर पे चले जाओ, अपवर्क पे चले जाओ। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म होता है, शायद आपने नाम सुना हो, हम जिस पे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, वो शायद आप में से बहुत कम ने नाम सुना होगा, ये है टॉपटेल, ठीक है। मतलब बहुत बस लोगों को पता है, फाइवर शाइवर को पता है, लोगों को इसका नहीं पता। टॉपटेल है, ये इसकी गारंटी होती है कि आप ये जो बच्चा इधर आएगा, बच्चा नहीं, अब वो बिगिनर नहीं होता, मतलब कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस हो उसको। अब वो 3 साल का एक्सपीरियंस किस तरह होगा? लाजमी नहीं है कि 3 साल का ही हो, उसने आपकी वो ID कार्ड थोड़ी चेक करना है कि भाई दिखाओ कि 3 साल का वाकई है आप। अब इसके आपको इसको कैसे पता लगेगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस है? CV लेके अभी पहुँच जाओ आप कि 3 साल का एक्सपीरियंस है, इतना आपको काम भी आता हो। बाज़ दफ़ा बच्चा ऐसा होता है कि 6 महीने का उसका सिर्फ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन लगता है वो 3 साल का एक्सपीरियंस है उसका। इधर आओ, इधर आने के बाद ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इधर आके आपने क्या करना है, इधर आके अपनी प्रोफाइल बनानी है। आपका होगा इंटरव्यू होगा, पहले जनरल, उसके बाद होगा टेक्निकल इंटरव्यू। उसके बाद इस वेबसाइट की गारंटी है कि ये पर मंथ $3000 का काम आपको देंगे। वेबसाइट की गारंटी है, उसकी नहीं। जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं वो सारा कुछ आ रहा है, उसकी छोड़ो आप। इस वेबसाइट की गारंटी है कि मिनिमम आपको इतना काम ये देंगे, ठीक है। और इस टाइम पे भी मतलब जो लास्ट हमने स्टैट्स देखे ना, 33,000 डेवलपर्स चाहिए, ये हमें बताते हैं। ये मार्केट में रश नहीं होने देते। ये मतलब इनके जो स्टैट्स होते हैं उनके 33,000 डेवलपर्स चाहिए हैं अभी इनको। जाके करो अप्लाई, जब जो सीख जाए। अब आपका जो भी कज़न है, दोस्त है, मुझे तो आती है लेकिन काम नहीं मिल रहा, जाके अप्लाई कर ले। जब वो इसका इंटरव्यू लेंगे खुद ही पता लग जाएगा कुछ आता भी है नहीं आता। अब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, हमसे नहीं आपने इंटरव्यू देना, इधर जाके आप इंटरव्यू दे दो। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमें 33,000 डेवलपर चाहिए। अगर फिर भी किसी को आता है, मतलब अभी बता रहे हैं कि जो हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो कि आप मार्केट में ऐड देख रहे हो वो तो अलग हैं। वो फलां बंदे को चाहिए रिएक्ट नेटिव, उसको चाहिए। जिसको आता है अभी भी चला जाए, वो एक कंपनी का नाम बता देता हूँ, उसको आप वहाँ पे भेज दो। भेजने के बाद आप उसको कहो जी वहाँ पे इंटरव्यू देने चला जाए, वो रखेंगे। उनको तो चाहिए, 20-25 डेवलपर चाहिए। और एक और मेन चीज़ जो सबसे वो है,
एक कंपनी है दुबई की, हमारी कंपनी का नाम है रोशनी टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, दुबई में जो रजिस्टर्ड भी है वो। और बाकी जो एक कंपनी है इस टाइम ना GM टेक के नाम से दुबई में, मैं जब एक डेवलपर वहाँ पे रेफ़र करता हूँ, आपकी सैलरी का मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, वो मुझे वहाँ पे 300 दिरहम देते हैं। एक डेवलपर सिर्फ अच्छा है वहाँ पे देना है, सिर्फ रेफ़र करना है, बस बंदे का नाम बताना है उनको और आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट करवा देना है, तो हमें उल्टा पैसे मिलते हैं। अब मुझे आप ये बताओ, आपने हमसे कुछ भी नहीं करना, आपसे तो पैसे ही नहीं लेना है, उल्टा हम उल्टा वहाँ पे कंपनी में रेफ़र करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें उल्टा पैसे मिलते हैं वहाँ पे ना, ठीक है। तो स्कोप वगैरह आप रिएक्ट पे उसका जाके देखोगे ना, रिएक्ट डेवलपर, रिएक्ट नेटिव डेवलपर, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्या होती हैं, ठीक है। जाके मतलब देख भी लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी इन चीज़ों की ना। क्लियर हो गया, समझ आ गई है। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है कि मैं आपको बताऊँगा कि 10,000 डेवलपर का मिलता है। अब सिर्फ एक लास्ट में बस एक चीज़ आपको बता दूँ कि उससे बढ़ के नहीं है अभी तक हमने नहीं, मतलब उससे बढ़ के जो लड़का है ना, एक लड़के का नाम है मोहम्मद माविया, ठीक है, कराची का लड़का है, मैट्रिक पास है। जहाँ से मैंने ये कोर्स किया है ना, वहाँ पे वो लकड़ी का काम करता था, मतलब उस सॉफ्टवेयर हाउस में ये जो लकड़ी के फट्टे नहीं लगाते जिस पे लैपटॉप रखते हैं, वो ये काम कर रहा था। तो हमारे जो टीचर थे उसने लैपटॉप दिलवा दिया उसको, कहता यार तू ये छोड़ के ये काम कर। अच्छा, ये कोर्स का मिनिमम 3-4 महीने लग जाते हैं सीखते हुए, ठीक है, ज़्यादा भी लग जाते हैं बाज़ दफ़ा, ये 1.5 महीने में क्लास तो पढ़ा देंगे, बाकी आगे ये कि क्रिएटिविटी आने में टाइम लगता है। उसने ये कोर्स तला भाई 5 साल में किया है, 1 महीने में 2 महीने में नहीं, 5 महीने भी नहीं, 5 साल में इसने ये वो कोर्स किया है, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि कितना टाइम लगा उसे। 2010 में वो शुरू हुआ था और 2016 में जब मैं कराची गया हूँ सीखने के लिए, तब उसका वो कोर्स एंड हुआ था, ठीक है। अब इसमें कोई झूठ नहीं है, आप सिर्फ जाके लिखो। और इसकी उम्र इस टाइम पे 19 साल है लड़के की, ठीक है। कितना कमाता है मोहम्मद माविया अपवर्क, यूट्यूब पे चले जाओ, इसके इंटरव्यू मिल जाएंगे आपके, मोहम्मद माविया अपवर्क लिख के आप सर्च करो इसकी अपवर्क की प्रोफाइल। अभी तक भी ये बच्चा कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं ट्रांसलेटर यूज़ करता हूँ। मैं मतलब हमारे यहाँ पे हो यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं तो फाइवर पे जा ही नहीं सकता, AI का दौर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, हमारे बहाने वहीं पे खड़े हैं, नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो ये। हाँ, अब ये लड़का है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल आप ये देख लो, यही चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने आपको बता भी दी हैं, ठीक है। ये बाकी लैंग्वेजेस के नाम है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आती हैं। $40 पर आवर है, ठीक है। कितना काम अभी तक ये कर चुका है, 1000 घंटे। ये तो सिर्फ इसकी एक प्रोफाइल है, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये आपकी सोच है। 5 साल, अभी तो 2 महीने बच्चे की अर्निंग ना होना, यार ये तो फील्ड ही फारग है। और ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है जो पार्ट टाइम सोच रहे हैं इसको करने का। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले पार्ट टाइम ये फील्ड नहीं हो सकती, ये पूरी एक फील्ड है। हाँ, इसमें स्कोप बहुत है, स्कोप आपकी सोच है। अभी हमने जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर मैक्सिमम में कोई टाइम लगा होगा 1 घंटा, वही सॉफ्टवेयर जिसको लगने थे 5-6 दिन। अब AI से फ़ायदा क्या हुआ है, AI से सिर्फ फ़ायदा उसको हुआ है जो कि पहले से एक्सपर्ट था। सिर्फ आपको तो प्रॉम्प्ट देनी भी नहीं आएगी AI को, आप एक प्रॉम्प्ट दो ChatGPT को, फिर एक प्रॉम्प्ट मैं देता हूँ, आप एक चीज़ बनवाओ, वही चीज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आप परेशान हो जाओगे बनी कैसे है ये। क्योंकि असल जो AI यूज़ कर रहा है ना, उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है कि प्रॉम्प्ट दे के उससे काम निकलवाना कैसे आपने। जिसको ये आ गया ना उसको, अब चलो ये तो फिर भी चलो आपको लगा यार चलो ये जो माशाल्लाह 19-20 साल का है, इसने तो कर लिया होगा। अच्छा, यूट्यूब पे आप जाके ना सर्च करना, हिबा जावेद एक फ़ीमेल है, ठीक है। और इस वेब एंड डेवलपमेंट से बहुत ही ज़्यादा स्कोप है ब्लॉकचेन डेवलपर का, जो कि स्टार्ट ही जावास्क्रिप्ट से होती है, ठीक है। फिर पाइथन और फिर उसके अलावा बहुत सारी होती है। 14 साल की एक बच्ची है, छोटी सी, 6th क्लास में इस टाइम कराची में पढ़ रही है। पर मंथ वो 18 लाख रुपए कमाती है। कितना? ये वो यहाँ पे वो वाली कोर्स नहीं हो रहा, वो जो सुना होगा ना, वो टाइम्स कंपनी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग जी, हमारे बच्चे जी कार ले रहे हैं, हमारे बच्चे वो नहीं ले रहे, ये सारे वो स्टैट्स होते हैं। हिबा जावेद नाम है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ब्लॉकचेन डेवलपर है, 6th क्लास की स्टूडेंट है, पर मंथ 18 लाख रुपए कमा रही है। और इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ, जब मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, अब तो पता नहीं, मतलब 50-60 लाख कमा रही हो, अब तो मुझे नहीं पता। 2016 में जबकि मतलब बहुत एक वो था, 2016 में तो लोगों को पता भी नहीं था, उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि 16 लाख पर मंथ तो उस टाइम निकाल रही थी वो। अब आप फिर देख लोगे 2025 में जो है ना वो, ठीक है। ये 2 एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एक इतनी सी बच्ची और एक मेरे साथ हमारा क्लास फेलो था, 73 साल के बुज़ुर्ग थे वो जावास्क्रिप्ट के ऐसे डेवलपर थे, आपकी सोच है वो। मतलब इसके अंदर भी होती है क्रिएटिविटी होती है ना, कोई मतलब थोड़ा सा कमज़ोर होता है, एक चीज़ बनाने में आपको 2 लॉजिक होती है, एक चीज़ बनाने में 2 घंटे लगते हैं, किसी को 5 मिनट बन जाती है, तो ये चीज़ होती है। अब वो इसका जावास्क्रिप्ट का डेवलपर था, 73 साल के बुज़ुर्ग थे, मतलब ऐसी कोडिंग करते थे कि जो सीनियर थे वो परेशान हो जाते थे। अब इसके अंदर इंटेलिजेंट बंदा फेल हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता दूं,
जो इसमें आप में से कोई समझे मैं तो फन्ने खाऊँ और इंटेलिजेंट हूँ, आप फेल हो जाओगे इस कोर्स में। इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्कर बंदा ही कामयाब होगा, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंट वाला कोई चक्कर ही नहीं है। इंटेलिजेंट आप नहीं भी होगे ना चल जाएगा, हार्ड वर्कर नहीं होगे फिर आपको वो मेन मसला होगा, क्योंकि इसके अंदर ना बार बार चीज़ को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक ही बार करने से आप जो होगा ना इंटेलिजेंट, और यार ये तो हो गया, ये तो आसान है, अब वही चीज़ थोड़ी सी घुमा के दे दो ना, वो फंस जाएगा। अब वो जो हार्ड वर्कर होगा वो बार बार जब उसको प्रैक्टिस करेगा उससे वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इन चीज़ों का स्कोप अभी आप खुद है, आप सामने देख लो ये इसके ना, मतलब इस तरह की मैं हज़ारों प्रोफाइल आपको दिखा दूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल बिगनर है। ठीक है, आप जाके यूट्यूब पे जाके ना सर्च करना PIAIC, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इदारे का नाम है, जिसकी मैंने आपको वेबसाइट भी खोल के दिखाई है, ये वाली। ठीक है, अब ये इदारा है कराची में। इस टाइम पे ना आप तो कुछ भी नहीं हो। ठीक है, मैंने क्लास पढ़ाई है, 200 बच्चों को क्लास पढ़ाई है, 200 बच्चा एट ए टाइम बैठा होता है ऑडिटोरियम के अंदर, और वो लाइन लगी खड़ी है वहाँ पे। अब वहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं कराची के अंदर, 27,000 बच्चा एक मार्की में बैठता है और एक सर उसको क्लास पढ़ाते हैं। ये वीडियोस आपके पास मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। 27,000 बच्चा ऑडिटोरियम के अंदर, ये जो गवर्नर सिंध है जो कामरान टसूरी, उसने ये बाकायदा लॉन्च किया हुआ है सिलानी के साथ मिलके, और वो सारे के सारे क्या सीख रहे हैं, ब्लॉकचेन, माइंड स्टैक, ये वाली फील्ड, वेब डेवलपमेंट नहीं, HTML CSS वर्डप्रेस का कराची में कंसेप्ट ही नहीं है, और लेटेस्ट स्किल्स ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इस तरह की चीज़ें। अब आप खुद देखोगे 27,000 बच्चा बैठ के एक मार्की के अंदर क्लास सीख रहा है, और एक टीचर है पढ़ाने का, वो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे सारे पढ़ रहे हैं वहाँ पे। समझ आ रही ये चीज़ें, जाके आप ना मतलब यूट्यूब पे देख लीजिएगा। अब वो मतलब जो इसके जो सारों को जो कर रहे हैं ना, जिनके पास असल में जहाँ से हमें काम आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर जहाँ से काम आ रहा है, उस बंदे का नाम है सर ज़िया खान। ठीक है, ये वो बंदा है। ठीक है, कि जहाँ अब इनकी अपर की प्रोफाइल आप जाके चेक कर लो, $70,000, $80,000, और इनको ये मतलब अपने मुंह से खुद कहते हैं यार हमें अभी भी ना जो बंदे चाहिए, तकरीबन कोई पाकिस्तान में कोई 80-90 हज़ार डेवलपर बन जाए ना, तो फिर हमारे पास काम पूरा होगा। मतलब इनका काम ही पूरा, मतलब पेंडिंग में ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो हम इनके स्टूडेंट हैं। इन्होंने मतलब वो है कि इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की। ठीक है, वो कहते यार शादी करके ना टाइम ज़ाया होगा, तो मैं अपने पाकिस्तानी बच्चों को तैयार करना है। ये इनकी बात बता रहा हूँ आपको, अभी तक भी। फिर इनके नक्शे कदम पे जितने बच्चे चल रहे हैं वो भी नहीं कर रहे जो भी चल रहे हैं आगे वो भी नहीं कर रहे। अब इनका सबसे मेन स्टूडेंट है इस टाइम तकरीबन, मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ। मैं इनका ना ही मेरे साथ तो पढ़ के अब वापस आ गया मुल्तान में, यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर मतलब अब मैं देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मतलब अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम तो वो हैं कि जो कि इनके बहुत बाद के स्टूडेंट हैं। जो अब इनका एक लड़का है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये वो सारी चीज़ें कि मैं नहीं बता रहा, आप जाके सर्च कर लेना। ठीक है, दानियाल नगोरी ये आ गया, इस सारे प्रोग्राम को लीड कर रहा है। ये भी कोई 22 थे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या डेवलपर है, माइंड स्टैक डेवलपर, जो कि हम यहाँ पे करेंगे। तो इस चीज़ का स्कोप ये आप छोड़ दो। ठीक है, अगर आप कहो जी हमें लिख के दे दो कि जी जॉब मिलेगी, आप मुझे लिख के दे दो कि आप जो एक एप्लीकेशन है ना, अभी परसों हुआ है हमारा ना, ठीक है, परसों गया हुआ था मैं अभी, तो परसों हुआ, यहाँ पे होता है एक हैकाथॉन कहते हैं इसको। आपका भी इस तरह का कोई सीन बनाएंगे इंशाल्लाह। हैकाथॉन होते हैं यहाँ पे बच्चे को 24 घंटे के लिए बिठाते हैं। आप सुबह 9 बजे आओगे, अगले दिन 9 बजे जाओगे, पूरा दिन पूरी रात बैठोगे, एक पूरी एप्लीकेशन बना के दिखाओगे। जो एप्लीकेशन बना के दिखाता है उसकी जॉब कन्फर्म हो जाती है। ये बाकायदा अभी कल परसों की वीडियोज़ हैं, ये फेसबुक के ऊपर चल रही होगी, ये जाके देख लेना। ये चीज़ें वो हैं कि जो कि हमने खुद देखी हुई हैं। स्कोप इसीलिए मतलब अनलिमिटेड है। एक तो है ना कि लिमिट है यार, कल को जाके बंद हो जाएगा, इसका स्कोप ही अनलिमिटेड है। मतलब एक बार आपने सिर्फ सीख लिया, हाँ सीखने में टाइम लगेगा, 2-3 महीने में आप सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्रिएटिविटी आने में चीज़ें, अब 2-3 महीने के बाद आप कहो जी मैं 10 लाख का सॉफ्टवेयर बना लूँ, पॉसिबल नहीं है वो। हाँ, आपको इस तरह का छोटा सॉफ्टवेयर, अब हम एक बच्चे ने अभी सॉफ्टवेयर बनाया जिसका अभी मैं बात की है, वो एक छोटा सा ही बच्चा, मतलब हमारे पास अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। ठीक है, उसने सीखा और उसने सॉफ्टवेयर बना लिया उसने। सर ये बताएं, 2 नहीं 3 नहीं 6 महीने में दबा के मेहनत कर ले, जो हक है उसको क्या मिलेगा? मिनिमम 6 महीने अगर आप सिर्फ लगा लो ना, अगर आपको सही गाइडलाइन मिलती रहे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल कोर्स होगा, आपका कोर्स चलेगा भी ऐसे कि आपको टास्क दिए जाएंगे। ये वो वाला नहीं है लैपटॉप आप लेके आओगे अपने, आपको थोड़ी देर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे टास्क देंगे, टास्क आप करोगे फिर आगे चलेंगे। ये इस तरह वाला मतलब आपका एक होगा। इस तरह नहीं है कि मैं पढ़ाई गया, अगले दिन आपसे पूछा ही नहीं क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा, वो वाला सीन नहीं होगा। आपको पढ़ाई HTML टास्क देंगे, जब वो टास्क कंप्लीट होगा फिर आगे क्लास होती है। ठीक है, आप टोटल 6 महीने के अगर जो सही मेहनत कर लेना, माइंड स्टैक की बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ स्टैक होते हैं इसके अंदर। आप सीख के आए हो कहीं से जावा या अलग चीज़ें, वो अलग होती हैं।
मर्न स्टैक अगर आपने किया और अच्छी तरह अगर आपको आता है, 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, जो कंपनी इस टाइम ऑफर कर रही है तकरीबन कोई 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कर रही है। 1.45 पे अभी DHA में हमने लड़का लगवाया 3 दिन पहले। लाहौर तो अब मुल्तान की बात करूँ अभी तो, लाहौर और कराची अगर चले जाओ तो फिर डबल ट्रिपल है इसका। कराची में स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुल्तान में और लाहौर में इतना नहीं है, इस्लामाबाद में भी नहीं है, कराची हमसे बहुत आगे है। यहाँ तो पठानों के होटल में 4 लड़के बैठे हैं ना, चारों के हाथों में बस, वहाँ पे आप 4 लड़के बैठे हैं, चारों के अकाउंट्स खुले हुए हैं, फाइवर के कोडिंग कर रहे हैं। और कराची की एक सबसे मेन चीज़ आपको बताऊँ, वहाँ पे 4 घंटे की जॉब होती है कराची के अंदर, ठीक है। जितने भी हम बड़े बड़े जो IT के वहाँ पे जो है ना, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, 4 घंटे की जॉब से ज़्यादा नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि 4 घंटे का जो डेवलपर है ना, 2 लाख रुपये करता है। अगर वो 8 घंटे के लिए रख ले, वो कम से कम 5-6 लाख रुपये चार्ज करेगा। 4 घंटे वो इधर लगाते हैं। अब इसीलिए वहाँ पे डेवलपर जो है ना, वो एक दिन में 5-5 कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कराची में पूरी रात कंपनीज़ खुली होती हैं, मतलब वहाँ पे 24 घंटे शिफ्ट होती है। आप 4-4 घंटे की 5 कंपनियों में शिफ्ट लगाएं, अब आप खुद सोच लें उसका, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ। आप अपना कोई कज़न है, कुछ भी है, आपको लगता है शायद ये मतलब वो कर रहे हैं मोटिवेट का इसमें वो नहीं है। कराची कॉल करें, पूछ लें भी मर्न स्टैक डेवलपमेंट यहाँ पे क्या स्कोप है, वो आपको बता देंगे। मेन जो चीज़ आ रही है सारी उधर से ही रही है ये वाली, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे माशाल्लाह इसका स्कोप जो है ना काफ़ी बढ़ता जा रहा है इस चीज़ का, ठीक है। समझ आ गई है? और कोई चीज़ पूछनी है, कोई मसला? सर एक सवाल है कि ये सीख कर जॉब करें या अपना काम करें या दोनों करें? हाँ, इसमें ना ये है कि सबसे मेन जो चीज़ है ना वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर तो आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश ना भी हो, लेकिन आपका एक होता है ना बंदे का एक बात करने का तरीका है, वो अगर आपका अच्छा है, आप अगर क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो तो फिर आपको, अब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, अगर 1 लाख की जॉब कर रहे हो तो इसका जो हमारे उसमें मतलब डेवलपमेंट में हमें समझाया जाता है, मैंने नहीं कभी जॉब की, ना मुझे पता, कभी भी नहीं की है, ठीक है। अब X33 मतलब 1 लाख की अगर आप जॉब कर रहे हो तो कंपनी आपसे X33 का काम ले, फिर जाके आपके पैसे पूरे होते हैं। अब X33 का मतलब कि 33 लाख रुपए अगर आप कंपनी को कमा के दे रहे हो मंथ में, तब वो आपको 1 लाख रुपए देते हैं। अब आप खुद सोच लें कि वो कंपनी, ये कि नहीं है कि स्टार्ट में अभी आपके पास ये नहीं है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आप क्लाइंट्स हंट करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। क्लाइंट्स हंट करना, आप नए क्लाइंट्स के साथ काम करना, भी तो आपने हर चीज़ ही खुद करनी है। तो स्टार्ट में यह है कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करो, साथ साथ अपने फाइवर की जो हम सिखाएंगे फाइवर पे, हाँ इस चीज़ की गारंटी है। आज तक जितने को भी फाइवर पढ़ाया वो समझ लो कि आपको 4-5 घंटे एक क्लास होगी फाइवर की सिर्फ मिनिमम, और 4-5 घंटे में सिर्फ 1 गिग बनती है। बच्चा 15 मिनट में गिग बना के, यार ऑर्डर ही नहीं आते यहाँ पे, तो ऑर्डर कैसे आएंगे भाई? 1 गिग बनाने में 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। और उसके सिर्फ 1 गिग बनाने के ना 60,000 रुपये चार्ज करते हैं। आप मुझे 60,000 दो, 1 गिग बना के देता हूँ, मैसेज ना आए 60,000 वापसी, गारंटी के साथ, ठीक है। और ये नहीं कि पीछे से जाके मैं खुद मैसेज कर दूंगा, प्रॉपर कोई क्लाइंट का मैसेज ना आए, क्योंकि इतना इसके अंदर काम है। आप बाकायदा गिग बनाने में कम से कम कितना टाइम लगता है? आपको इतना टाइम लग जाता है, जो असल SEO ऑप्टिमाइज्ड गिग जिसे हम कहते हैं ना, वो वाली, क्योंकि इसके अंदर तो वैसे ही कंपटीशन नहीं है, आपको जो है ना वैसे ही मतलब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी पर मंथ 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद कोई 1-1.25 लाख रुपये आप निकालना शुरू हो सकते हो, मिनिमम बता रहा हूँ, ज़्यादा जितना मर्जी हो सकता है अगर आप किसी कंपनी में करते हो। अगर आप अपना ही करते हो तो फिर इसका कोई लिमिट नहीं है। आप एक सॉफ्टवेयर है वो 2 दिन में बना लो, वो सॉफ्टवेयर की वर्थ है 50,000। अब एक सॉफ्टवेयर है मिला हुआ है वो जी तकरीबन कोई 7.5 लाख का, अब वो तकरीबन हमें कोई हो गया 2 महीने वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ों की जो है ना डिपेंड करता है कि आप अगर अपना काम कर रहे हो तो आप कितना निकाल रहे हो, या एक प्रोजेक्ट आप कितने दिनों में कंप्लीट करते हो। ये सारा जो आपकी जो अर्निंग है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। इसका सामने मतलब लाइव इसका कोई वो हिस्सा नहीं हो सकता। कोई सवाल किसी का? जी जी। शॉपिफाई है ना, उसके बारे में थोड़ा मैंने पूछा, उसका स्टोर ओपन करते हैं। शॉपिफाई का सर से जो है ना मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि मार्केटिंग ई कॉमर्स को मैं लेकर चल रहा हूँ। सर से अगर जो कुछ क्वेश्चन करना है किसी ने डेवलपमेंट के हवाले से और ऐप डेवलपमेंट किसी भी इस फील्ड के हवाले से करना चाह रहे हैं तो सर आपको गाइड कर देंगे। है किसी का क्वेश्चन? ये ले लो, ये सर अगर किसी के पास कंप्यूटर और लैपटॉप ना हो और कंप्यूटर अच्छा है 24 GB रैम के साथ SSD, तो उसके अंदर हम कर सकते हैं काम? हाँ कर लोगे। बस असल मकसद ना हमारे इस कोर्स का ये कि हम बच्चों को ना प्रैक्टिकल यहाँ पे करवाएं। कर तो लोगे, अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा मसला है, इसके अंदर जब आप रिएक्ट पे और रिएक्ट नेटिव पे पहुँचोगे ना तो आपको ना कन्फिग्रेशंस करनी पड़ती हैं। Node.js होगा, NPM होगा, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, उसी कन्फिग्रेशन यहाँ पे लाइव करवाते हैं, फिर बच्चों को कहते हैं करो भी सही। अब आपको हमने करवा दिया, देखने में वो चीज़ें बड़ी आसान लग रही होती हैं,
क्योंकि इसके पीछे ना बड़े चीज़ें होती हैं, अपाची का वर्जन कौन सा है, इंजन कौन सा है, PHP का वर्जन कौन सा है, बहुत सारे वर्जन होते हैं। आपको देखने में तो हो गया, और मेरे सिस्टम में विंडो 8 चल रही थी जो कि सपोर्ट भी कर रही थी। आप घर गए वही चीज़ सेम करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है। और ना ही इस कोर्स की, मैंने अभी बताया भी, तलब भाई से बात हो रही थी, इस चीज़ की ना ऑनलाइन सपोर्ट आपको नहीं मिल सकती। ऑनलाइन सपोर्ट से मुराद है व्हाट्सएप ग्रुप होगा, छोटा मोटा चीज़ें होंगी, वो तो हम आपको बता सकते हैं। अब इस चीज़ की ऑनलाइन सपोर्ट ये है कि एक कोड लिखा हुआ है, अब उस कोड का ताल्लुक 5 फाइलों के साथ है। अब मैं आपको सुन के कैसे बता दूँ कि क्या मसला है, वो चीज़ सामने आप लैपटॉप पे दिखाओगे तो फिर ही उसके पता लगेगा। आप देखो ना, प्रैक्टिकल एक चीज़ है, अब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसकी ना तकरीबन 100 से ज़्यादा फाइल्स बन जाती हैं। अब उस फाइल का लिंक होता है उस फ़लाँ से, फ़लाँ का लिंक उससे, तो अब वो सारों को देखना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि ये चीज़ वर्किंग क्यों नहीं कर रही। तो अब ना ही ये व्हाट्सएप पे बताया जा सकता है, ना ही वो सामने चीज़ होगी लैपटॉप में, फिर ही हम उसको देख सकते हैं। इसकी एक हमने बड़ा अच्छा हल निकाला है कि आप लोगों के लिए ना 1 डे क्लास होगी, 1 डे आपका ऑफ होगा, ताकि आपका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती रहे। आप चाहें तो पूरा हफ्ता हमारे पास आ जाएं, लेकिन क्लास आपकी ये जो 3 डेज़ हैं, क्योंकि ये तो डेमो था, कल प्रॉपर एक क्लास होगी और प्रैक्टिकल है सारा कोर्स, ये प्रैक्टिकल के बगैर हो नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हूं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ हमने इससे आउटपुट जनरेट की है। लेकिन मैं अपना इंटरेस्ट और शौक़ की बात करूं तो आज से कोई 10-15 साल पहले मुझे बड़ा शौक़ था HTML, जावा, PHP, C++ सीखने का। अनफॉर्चुनेटली सिखाने वाले लोग नहीं थे, और जिनको स्किल आता था वो किसी को हाथ भी नहीं पकड़ाते थे। हाथ क्या, आप उनके पास जाएं तो पानी भी नहीं पूछते थे। वो पास टाइम तो देखकर लगता था बड़े सेल्फिश हैं। लेकिन अब चूँकि एक आम हो चुका है, सेल्फ लर्निंग भी लोग करते हैं, लेकिन मेंटोरशिप और फिज़िकल आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सारा कोर्स है प्रैक्टिकल, लेकिन माजरत के साथ ये कोर्स उसके लिए नहीं है जो कहता है सर मैं तो 2 घंटे दूंगा और ये कोर्स कर लो। नहीं, आप थोड़ा टाइम दें। अगर ज़्यादा अर्निंग करनी है, अगर आपने 2 घंटे करके कोर्स करना है, फिर मार्केटिंग करें, ई-कॉमर्स करें, शॉपिफाई करें, आप वीडियो एडिटिंग करें, फिर कोई और कोर्स कर लें। अगर आपने जी जान लगानी है, मेहनत करनी है, काम करना है, तो फिर ये आपका बड़ा बेस्ट है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपने स्टूडेंट्स को देता होता हूँ कि आपने मैट्रिक कर ली, अब आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, 12, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की बड़ी मुश्किल अगर मिली तो, वरना हमारे पास MPhil किए हुए, PhD किए हुए लोग 15,000 से 30,000 तक की जो है ना जॉब कर रहे हैं। PhD करके डॉक्टर बन गए, 7,000 डॉक्टर है, जो वेला है उसको नौकरी नहीं मिल रही। क्या किया, सारी ज़िंदगी लगा दी उन्होंने, और वो किसी को बताते हुए भी शर्माते हैं कि जब नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं जी मैं डॉक्टर हूँ। अब वो क्या कहेगा जी हम तो 20,000 दे सकते हैं। उसने डॉक्टर को क्या करना है, उसने इंजेक्शन लगवाने हैं ऑफिस में, कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारा ऑफिस जॉब भी नहीं कर सकता। सर का एक्सपीरियंस को देखते हुए बीच में फाइवर को और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को इंक्लूड किया ताकि आपको अर्निंग मिले। स्टूडेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है अर्निंग की श्योरिटी मिल जाए। आप हमें उस चीज़ की श्योरिटी दे दें जो काम आपको करवा रहे हैं, अर्निंग की श्योरिटी हम आपको दे देंगे। हमारी बदकिस्मती है कि हमने करना कुछ नहीं है और क्लेम कर देना सर के ऊपर। हाँ, ये बात भी अलग है कि कई इंस्टीट्यूट हैं जो करवाते ही कुछ नहीं है, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया और वो चलता कर दिया, तो करवाते नहीं हैं, इसका तो आप क्लेम कर ही नहीं सकते। इंशाल्लाह जो कुछ करवाएंगे सारा प्रैक्टिकल होगा। एक मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि बचपन से सीखूं, लेकिन नहीं सीख सका। मैं थोड़ा टाइम देने वाला बंदा हूँ। अब मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं कुछ क्लाइंट लेता हूँ जिनका मैं 1 घंटा काम करता हूँ पूरे महीने में, और मैं उनसे 30,000, 40,000, 50,000 ले लेता हूँ। इसी तरह आप इस फील्ड में काम तो उसका ज़्यादा करोगे, लेकिन आप उसके नज़दीक उसका काम, उससे चार्ज बहुत ज़्यादा करोगे। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, काफ़ी ज़्यादा आउटपुट आती है। तो बच्चे भी सीख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे सीख रहे हैं। और वो अरफा थी ना बच्ची, अरफा बच्ची थी, अरफा करीम, जिसके नाम से सॉफ्टवेयर हाउस बना लाहौर में, अरफा करीम टावर बना। तो उसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा आउटपुट जनरेट की। सर थोड़ा सा शॉर्ट बस क्लोज करते हैं। शॉर्ट आप अपना करवा दें, पोर्टफोलियो और इंट्रो करवा दें, उसके बाद हम सेशन क्लोज कर लें। फाइवर बता दें क्या चीज़ नहीं, बस वैसे ही बता दें आपका अपना स्टार्टअप क्या था और आपका कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और क्या आउटपुट जनरेट कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे ना हमारे पास जो है जो मेन चीज़ होती है ना फाइवर, जिस तरह अभी आप कह रहे थे ना, तो फाइवर पे ये होता है कि जब आप फाइवर पे जाते हो ना तो वहाँ पे आपको एक्टिव गिग्स बिलफर्ड नज़र आती हैं। अब एक बंदा आया, आप बड़े मोटिवेट हो, HTML CSS हमसे पढ़ के ना सीधे जाके फाइवर पे ना गिग बना दी। तो फाइवर पे एक्चुअल वहाँ पे ना जो लोग काम करने वाले हैं ना वो बहुत कम हैं।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 7 फाइबर अकाउंट चला रहा हूँ, लेकिन हमें अब 2 साल होने वाले हैं फाइबर। क्यों? कंपनीज आती हैं, आके यहाँ से आपको पिक करती हैं और ले जाती हैं, फिर आप वहाँ से रिमोटली काम कर रहे होते हैं। आप जब रिमोटली मिलता है तो 24-24 घंटे आपने उस कंपनीज को देने होते हैं, फिर आप फाइबर हैंडल नहीं कर सकते। कंपटीशन नहीं है फाइबर पे, बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है ना कि चलो थोड़ा बहुत मान लेते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फाइबर पे आए, अब एक वैसे अज्यूम करते हैं 5000 बंदा है, अब उसमें हम सबसे पहले ना जब फाइबर जाएंगे ना खोलेंगे, उसमें हम जाने ये देखना है कि फाइबर पे 5000 गिग्स तो आ गई या 50,000 आ गई, उसमें से ऑनलाइन 9 करके चेक करना होता है कि कितने बंदे बैठे हैं। अब उसमें से कैसे होंगे, कितने होंगे जो फोत हो गए, कितने होंगे जो छोड़ के चले गए हैं, कितने हैं जिन्होंने बनाई थी ऑर्डर नहीं मिला फिर वो गायब हो गए। मतलब कोई ऐसे था बस गिग बना के ना फिर वो फाइबर चला गया। अब ऑनलाइन 9 का आपने करना होता है। अब आपने क्या करना है, 50,000 में से आपको मिलेंगे 2,000 2,500 बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब उसको शॉर्ट ही करने के लिए कि हाँ भाई वाकई इतने हैं, एक दिन पूरा आपने ना सिर्फ ये करना है, डिफरेंट टाइम जोन में आपने सुबह 10 बजे, फिर 2 बजे, फिर दोपहर को, फिर रात को, फिर मतलब रात को 2-3 बजे आपने एक पूरा दिन सिर्फ इस चीज़ पे लगाना है। आपको ना ये पता लग जाएगा, जब 2 दिन लगा लोगे आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपने ना बेसिकली इस फाइबर की इस गिग के ऊपर या इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग बैठे हैं। एक बंदा जो 2 दिन से ऑनलाइन नहीं हुआ वो फाइबर पे होगा सही। अब फाइबर पे तो एल्गोरिथम यही है कि 24 घंटे आपने ऑनलाइन रहना है, तो जब एक बंदा 2 दिन से ऑनलाइन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो तो फाइबर छोड़ के चला गया है। तो अब इसका, अब जो वहाँ पे ऑनलाइन ना आ रहे थे, इसका मतलब आपका कंपटीशन किन से है, उन्हीं लोगों से है, ना कि वो 50,000 जो गिग आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है ना, उससे नहीं है आपको, ठीक है। तो हमारा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जर्मनी की कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और तकरीबन 28 डेवलपर वहाँ पे मेरे लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो एक एप्लीकेशन है जो पिछले 4.5 साल से बन रही है। 4.5 साल से क्या बन रही है? एप्लीकेशन, ठीक है। अब आप खुद सोच लो, अब उनसे हम चार्ज करते हैं $40 पर आवर, 1 घंटे का $40 उनसे हम चार्ज करते हैं, और आगे जो हम डेवलपर्स को पे करते हैं तकरीबन 2,000 पर आवर पाकिस्तानी। अब आप खुद देख लो $40 कितने बनते हैं जो हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं वो $40 पर आवर। मतलब अगर आप भी वो, अब आप वो है पाकिस्तान में जैसे बुक मी एप्लीकेशन है, उस तरह की एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब एक और है वो कनाडा का प्रोजेक्ट है, वो है जैसे पाकिस्तान में जैज़ कैश है, अब वहाँ पे रिटर ट्रांसफ़र के नाम से। अब एक पाकिस्तान में जैसे फूड पांडा है, उसी तरह फूड लाइट के नाम से प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, वो हमने ये एप्लीकेशन बनाई हुई है। अब एक एप्लीकेशन है ओला डॉग के नाम से, वो आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ आपको, तो ओला डॉग के नाम से है। देखिए ओला डॉग किसी ने, ओला डॉग देखिए ना, अगर नहीं देखी तो फिर देख लो, ओला डॉग जाके सर्च करो, OLADOC। इसका फ़ायदा ये है कि आप पाकिस्तान में किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो। वहाँ पे जितना मर्जी रश लगा हुआ, आप घर से बैठे अपॉइंटमेंट लो, अपने टाइम पे जाके पहुँच के ना रश को साइड पे करो, आप सीधा जाके डॉक्टर से मिल सकते हो। अगर नहीं तो आप ओला डॉग को कंप्लेन कर दो कि जी मैं गया तो उसने जी मुझे वेट करवाया है। बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, किसी भी डॉक्टर से आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। इस तरह की सेम एप्लीकेशन जो है, ये मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, चलो। ये हमारी चल रही है इस टाइम UK के अंदर, कैरामिड्स के नाम से। ये सारी चीज़ें ना आप जब ग्रुप वगैरह बनाएंगे, KARAMED कैरामिड, ये जाके ये ओला डॉग की तरह की सेम एप्लीकेशन है, ये हम बना रहे हैं, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इसके साथ ना काम करते हो। तो इसके जो प्रोजेक्ट होता है, बस आखिरी चीज़ है कि याद रखना, सॉफ्टवेयर जो बनाता है ना, इसका स्कोप ज़्यादा क्यों है। जब एक बार क्लाइंट वो समझ लो आपके हाथ से फंस गया ना, वो फिर बेचारा सारी ज़िंदगी आपका ही हो जाएगा। वो क्यों होता है कि जो कोड आपने लिखा है ना, उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो नया डेवलपर हायर नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्योंकि वो जो आपका कोड है वो आपको ही समझ आ रहा होगा, हालांकि चीज़ें तो सारे एक जैसी लिखते हैं, लेकिन एक कोड लिखने का तरीका होता है। वो जो कोड है ना, वो फिर आपका माशाल्लाह ऐसा कोड होगा कि वो आपको ही समझ आएगा वो, ठीक है। फिर क्लाइंट कहता है कि यार अब मैं किसी और, अगर और को वो हायर करेगा तो वो बंदा कम से कम 2 महीने उसे लेगा कि भाई पहले तो मैं बैठ के कोड रीड करूँगा। तो सॉफ्टवेयर की फील्ड में ख़ास तौर पे एक मजबूरी क्लाइंट की होती है कि वो अच्छा बंदा हायर करता है, उसके बाद क्योंकि उसने पर मंथ पे उसके साथ चलना होता है, क्योंकि वही उसी का कोड है, वही उसको मेंटेन कर सकता है, वही उसको आगे अपग्रेड करता है, ठीक है। ये मतलब इन सारों का एक थोड़ा सा आपको मैंने बताया, और ये सारे आपको अपवर्क से भी मिल जाएंगे, फाइवर से भी मिल जाएंगे, वैसे भी कंपनीज डायरेक्ट आपको अप्रोच कर रही होती हैं इस चीज़ों की, ठीक है। समझ आ गई है। और एक बाकी प्राइसिंग की एक बता दूं आपको, अब कोई पूछे जी इसकी प्राइसिंग कितनी होती है एप्लीकेशन बनवाने की, तो इसकी कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती, पेजेस का हिसाब होता है, जो उसकी स्क्रीन्स होती है ना उसका हिसाब होता है कि एक स्क्रीन बनाने के $40 लेते हैं, कोई $25 लेता है, कोई 50 भी लेता है, कोई 100 भी लेता है, वो उस हिसाब से होता है। अब आपके 40 स्क्रीन की एप्लीकेशन बना रहे हो, 50 की बना रहे हो, 100 की बना रहे हो, और वो स्क्रीन में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। अब एक पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का, प्राइवेसी पॉलिसी जो बेसिक पेज होता है उसमें तो सारा कॉपी पेस्ट कंटेंट होता है, और एक स्क्रीन है बड़ी फंक्शनल है, उसके अलग चार्ज होते हैं, उसके अलग होते हैं। तो इसके कोई फिक्स रेट नहीं होते कि जी मैं कितना चार्ज करूँ, आपका एक बंदे की ज़रूरत पर डिपेंड करता है।
अब आपको वेबसाइट्स बनानी आ गई, आपने क्या करना है, वेबसाइट आपको भी बनानी आती है, मुझे भी आती है। आपकी ये मजबूरी, आपको ना पैसों की ज़रूरत, आपको ना $100 चाहिए। आप उस टाइम क्या करोगे, क्लाइंट से कोशिश करोगे कि 100 में बना दूँ उसको मैं, बेशक वो बनती हो 200 में, जेब से तो कुछ भी नहीं लगाना, करनी तो कोडिंग ही है। तो इसकी जो होती है ना, ये सारा आपके डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर, ठीक है, टोटल डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, आप उसको उतना बजट दे दो, क्योंकि उतने में वो मान भी जाएगा। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो उसको कहूँगा $300 दे दे, नहीं है तो मैं कहा जा चला जा, ठीक है। आपको ज़रूरत ही $100 की, आप उसे कह दो यार 100 में बना दूंगा, तो वो 100 में मान भी जाता है। बाकी मार्केट रेट होते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि फाइवर पे एक लोग है, मतलब आप पहले नहीं होता था फाइवर पे ना, लोग गैप करते थे बहुत। एक चीज़ $100 में बनती थी ना, वो कहते थे मैं $5 में बना दूंगा। अब फाइवर पे ये चीज़ ख़त्म हो गई है। फाइवर पे जब आप गिग बनाओगे तो नीचे मिनिमम रेट आ जाएगा कि आप जो सर्विस दे रहे हो इसका मिनिमम रेट इतना, इससे कम आप दे ही नहीं सकते। मतलब फाइवर ने एक रख दिया लेवल ना कि इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते। तो अब आपको ये सोचने की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई है कि मैं रेट उसका कितना दूंगा, क्योंकि मिनिमम उसने क्या कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, ठीक है।